भी जितने भी छात्र श्रोता इसको सुन रहे हैं, इसके साथ कनेक्ट करेंगे कि अक्सर मोहल्ला वाले आपसे पूछते हैं कि बेटा कितने दिनों से तैयारी कर रहे हो, कब होगा? अक्सर आपके क्या बोलते हैं उसको, रिश्तेदार होते हैं, दूर के रिश्तेदार, वो आपसे पूछ लेंगे कि कितने दिन से तुम तैयारी कर रहा है, फलाना का हो गया, तुम्हारा कब होगा? लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि मम्मी आपसे पूछ रही हैं, पापा आपसे पूछ रहे हैं कि बेटा तुम्हारा कब सिलेक्शन होगा। एक और फैक्टर जो रहा, क्योंकि लोगों को पता था कि मैंने यूपीएससी का मेंस लिखा है, इंटरव्यू दिया है, तो लोग पूछने आते थे। मोहल्ला में होता है ना कि आसपास के लोग आपसे पूछने आते हैं। बहुत बड़ी बात है हाँ, कि आप मेंस लिख रहे हैं। हाँ, मेंस लिख रहे हैं और इंटरव्यू तो इंटरव्यू में दे रहे हैं। जो आपने एक बात कही कि जो बच्चे दूर दराज चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली जाने के बाद से दिल्ली जाना नहीं होता है। हमने देखा है मुखर्जी नगर और अलग अलग जगह पे कि छात्र वहाँ पहुँच तो जाते हैं, लेकिन उनके साथ कई समस्या, कुछ एक सॉल्यूशन के लिए वहाँ जाते हैं बिल्कुल। और हमें लगता है कि हज़ारों समस्याएं उनके साथ वहाँ जुड़ जाती है। हमारे यहाँ जो परिवार है, जिसमें वर्तमान में कम से कम 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, और ऑफलाइन मोड की मैं बात करूं, जी। ऑनलाइन में तो है ही है, बहुत सारे बच्चे हैं, और कम से कम 10 से 15,000 बच्चों को हमने पढ़ाया है, और उसमें से बहुत सारे छात्र आज के समय में अच्छे अच्छे पोस्ट पे सिलेक्टेड हैं। राजा महाराजाओं की बात करते हैं, ठीक है। राजा महाराजाओं के बच्चे जो होते थे, उनको गुरुकुल भेजा जाता था पढ़ने के लिए, है ना। अगर ऐसा होता तो उनके पास पैसे तो होते ही थे, सारी सुविधाएं थी। सारी सुविधाएं थी, वो शिक्षकों को बुला लेते घर पे कि तुम आकर पढ़ा दो, ठीक है ना। क्यों गुरुकुल भेजा जाता था कि कई बार ऐसा होता है कि मैंने कई सारे ऐसे छात्रों को देखा है जो कि पढ़े हैं, हमारे यहाँ से पढ़े, मेरे से पढ़े हैं, और जब उनका सिलेक्शन होता है तो वो क्या बोल देते हैं कि मैंने सेल्फ स्टडी किया था, ठीक है, अच्छा। और पूरा या मतलब फाउंडेशन कोर्स पढ़ा है, 1.5 साल 2 साल कंटिन्यू पढ़ा है, और फिर वो बोलते हैं, और उसके बाद जब सिलेक्शन हुआ तो बोलते हैं कि मैंने खुद से सेल्फ स्टडी किया था। फिर मैंने उनसे कई बार इस चीज़ को जानने की कोशिश की कि क्या 2 ऐसे कारण हो सकते हैं जब लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या ये कहना सही नहीं होगा कि आपने अचानक से पूरे बिहार में इतने होर्डिंग्स लगा दिए, तो मार्केटिंग को थोड़ा सा आपने बहुत कम्पिटिटिव बना दिया, तो ये प्रतिस्पर्धा जो आपने क्रिएट किया, इसके पीछे क्या रणनीति? एनसीईआरटी के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, ठीक है, कि आपको 6 से 12 पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से होगा। ये बहुत सारे मिसकंसेप्शंस प्लस ओल्ड और न्यू का ओल्ड और न्यू का भी है। मैं आपके मंच के माध्यम से मैं इन सभी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करना चाहता हूँ कि अब छात्र शिक्षक नहीं चुन रहे हैं, अब वो स्टार चुन रहे हैं, एंटरटेनर चुन रहे हैं। एग्जैक्टली, मतलब बहुत मेरे मन की बात आपने कही है। सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसा कुछ चीज़ है ही नहीं, भगवान ने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं कि मैडम नहीं कर सकता। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि भगवान का बनाया हुआ, प्रकृति का बनाया हुआ ओजोन परत के अंदर छिद्र कर दे रहा है। अब इसमें हम जानना चाहते हैं कि जो परफेक्शन आईएएस है, उसका मिशन क्या है? क्या मार्केटिंग या रिजल्ट? दोस्तों नमस्कार, आपके story.com पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राकेश सांडिल है और आप सभी जानते हैं कि हम हमेशा अपने पॉडकास्ट में किसी न किसी खास व्यक्तित्व को आमंत्रित करते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं बेहद चर्चित और खास करके सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी में एक बड़ा नाम, जो नाम है परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस के डायरेक्टर कह लें, मार्गदर्शन देने वाले छात्रों को कह लें, हमारे साथ है चंदन प्रिय सर। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। नमस्कार आप सभी को, और धन्यवाद आपका कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, और आपके माध्यम से मैं छात्रों से और लोगों से रूबरू हो पाऊँगा, इसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। सर बहुत अच्छा हमें भी लगा कि आज हमारे इस इनविटेशन में आप हमारे इस कार्यक्रम के गेस्ट बने। तो शुरुआत करेंगे सर सबसे पहले परफेक्शन आईएएस की शुरुआत से, ठीक है, क्योंकि संस्था है और इतना अच्छा नाम आपने रखा है परफेक्शन। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये नाम रखने के पीछे क्या कारण था? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग जब भी किसी चीज़ों को करते हैं, तो अगर आपने उन चीज़ों को बेहतर तरीके से किया तो आपके मन में एक सेटिस्फैक्शन होता है, एक संतुष्टि होती है, और अगर आप उसको आधा अधूरा छोड़ते हैं तो वो आपके मन में एक कसक जो है वो हमेशा बनी रहती है। तो इसी मोटिव के साथ कि बिहार में क्या हो रहा था कि बिहार के ही स्टूडेंट पढ़ रहे थे, लेकिन वो बिहार में नहीं पढ़कर वो दिल्ली में पढ़ रहे थे। बिहार के बहुत सारे शिक्षक पढ़ा रहे थे, लेकिन वो बिहार में नहीं पढ़ाकर दिल्ली में पढ़ा रहे थे। तो इन लोगों को जोड़ने का काम, इन लोगों को एक मंच पर लाने का काम,
इन सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करने का काम हमने किया, जिससे कि छात्रों की जो मंशा है, छात्रों की जो सोच है, छात्रों की जो एक अभी अ, छात्रों के मन की जो एक लालसा है, वो लालसा पूरी हो सके। और उसी के लिए हमने इसका नाम रखा परफेक्शन, मतलब कि आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। हर चीज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। आपको प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए या इंटरव्यू के लिए आपको कहीं अलग-अलग नहीं जाने की आवश्यकता है। आपको एक ही मंच पर हर कुछ मिलेगा, जिससे कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। कंप्लीट सॉल्यूशन जो है कंप्लीट वो आपको एक बिल्कुल। किसी भी संस्था की शुरुआत जो होती है, उसकी जो नींव होती है, वो किसी न किसी विचार से होती है। तो पहली बार आपके मन में ये कब विचार बना कि मुझे इस संस्था की शुरुआत करनी चाहिए? और अगर जब विचार आया, तो किस प्रकार की चुनौतियाँ आई? देखिए सबसे पहली बात आपको बताऊँ कि इसमें 2-3 फैक्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा काम किया। अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पर बोलूँ, क्योंकि इसे मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पर व्यक्तिगत स्तर पे बोल सकता हूँ, इसे मैं पारिवारिक स्तर पे बोल सकता हूँ, और इसे एक यूँ कह सकते हैं हेरिडेटिकल स्तर पे भी बोल सकता हूँ, ठीक है? 3 स्तर पे मैं इसकी बात कर सकता हूँ। अगर मैं पर्सनल लेवल की बात करूँ, अपने व्यक्तिगत स्तर की बात करूँ, तो व्यक्तिगत स्तर पे मुझे ये इसलिए लगा कि हमें एक इस संस्था की शुरुआत बिहार में करनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था और प्रिपरेशन के दौरान कई सारी कठिनाइयों का मुझे सामना करना पड़ता था। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता था कि मुझे 2-4 दिनों की छुट्टी मिलती थी। कई बार ऐसा होता था कि मैं बहुत परेशान हो जाता था, मुझे मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती थी। और उस समय मैं अपने घर से लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी पे 1000 किलोमीटर की दूरी पे रहता था, और फ़ोन पर आप बहुत ज़्यादा मेंटल सपोर्ट अपने पेरेंट्स का नहीं पा सकते हैं। तो उस मेंटल सपोर्ट के लिए मुझे लगता था कि अगर मैं घर के पास होता, तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी। दैट्स व्हाई मुझे लगा कि बिहार में अगर हम चीज़ों को करेंगे, तो आर्थिक स्तर पे भी ये चीज़ें सुगम रूप से उपलब्ध हो पाएँगी, और एक मानसिक जिस चीज़ को लोग छोड़ देते हैं, मानसिक जो थॉट होता है ना, मानसिक जो विचारधारा होती है, मानसिक जो सपोर्ट होता है, वो मानसिक सपोर्ट आपको घर के आस-पास मिल रहने से, आपके परिवार वालों का, आपके पापा का, मम्मी का, आपके भैया का, आपके बहन का जो मिलता है, उसकी कोई सानी नहीं होती है। कई बार आप अपने आप को ऐसा पाएँगे कि मेरे पास अब आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। लेकिन जब आप अपने माँ के पास जाएँगे और वो आपको प्यार से 2 बातें समझाएँगी, तो आपके पास खुद ब खुद रास्ता जो है वो आपको दिखता जाएगा, और ये चीज़ें दिल्ली रहते हुए मेरे नहीं। पास अवेलेबल नहीं थी। दैट्स व्हाई मैंने ये सोचा कि बिहार में ही इसको स्टार्ट किया जाए। दूसरी बात देखें, तो मेरे पिताजी हैं, वो खुद एक लेक्चरर रहे हैं, अच्छा। है ना? और दर्शन शास्त्र वो पढ़ाया करते थे। तो वहाँ से, और फिर भैया मेरे जो रहे हैं, वो भी इस फ़ील्ड में काफ़ी दिनों पहले से ही ये कार्य कर रहे थे। और उस समय भी वो विभिन्न जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनका मार्गदर्शन किया करते थे और बड़ी संख्या में करते थे। तो ये तीनों अलग-अलग फैक्टर्स मेरे व्यक्तिगत स्तर पर, मेरे पारिवारिक स्तर पे, पिताजी के स्तर पे, ये तीनों फैक्टर्स मिलकर एक साथ एक्युमुलेट हुए, और हमने सोचा कि घर पे ही, और उस समय ऐसा हुआ था कि जिस समय हमने घर पे से स्टार्ट किया, आपको बता दूँ कि मैंने अपने घर पे से स्टार्ट किया था, एंड मेरे पास जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं ना, वो मेरे पास अवेलेबल थे। इसका मतलब बेंच, डेस्क एंड छोटा-मोटा बोर्ड वगैरह अवेलेबल था। एंड दैट्स व्हाई हम लोग इसको बहुत सुगमता के साथ प्रारंभ करने में सक्षम हो पाए। और एक और फैक्टर जो रहा, क्योंकि लोगों को पता था कि मैंने यूपीएससी का मेंस लिखा है, इंटरव्यू दिया है, तो लोग पूछने आते थे। मोहल्ला में होता है ना कि आसपास के लोग आपसे पूछने आते हैं। बहुत बड़ी बात है हाँ, कि आप कि मेंस लिख रहे हैं हाँ, और मेंस लिख उसके रहे हैं, बाद इंटरव्यू तो इंटरव्यू में दे रहे हैं, तो मोहल्ला से लोग पूछने आते थे, एंड दैट्स व्हाई धीरे-धीरे लोग जुड़ते गए। अब पहले 1-2 बच्चे, फिर 10 बच्चे आकर जुड़ते गए, कई तो मेरे से बड़े थे, है ना? और जुड़ते गए धीरे-धीरे, फिर एक कहते हैं कि लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। और आज हमारे यहाँ जो परिवार है, जिसमें वर्तमान में कम से कम 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, और ऑफ़लाइन मोड की मैं बात करूँ, जी। ऑनलाइन में तो हैं ही हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, और कम से कम 10 से 15,000 बच्चों को हमने पढ़ाया है, और उसमें से बहुत सारे छात्र आज के समय में अच्छे-अच्छे पोस्ट पे सिलेक्टेड हैं। कई छात्र एसडीएम, डीएसपी और जितने भी पोस्ट होते हैं, ठीक है? अभी रिसेंट की एक घटना बताऊँ कि भैया गए हुए थे सीतामढ़ी,
और वहाँ पर एक छात्र जो कि वहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, ऋषु राज सिंह उनका नाम है। तो वो वहाँ पे मिल गए जिनको हमने फर्स्ट बैच में पढ़ाया था। अच्छा, मतलब जब घर पे शुरुआत की घर थी पे आप? जब शुरुआत की थी, और उनके साथ उनके भैया को भी हमने पढ़ाया था, और उनको पढ़ाया था, और वो अभी रिसेंटली मिले, अभी 5-10 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। तो ये, और उनको बहुत स्क्रैच से स्टार्ट करा था, और उनका 72 रैंक आया था बीपीएससी में। अच्छा। तो स्क्रैच से हमने पढ़ाया था, तो वो जो एक सेटिस्फैक्शन होता है, वो जो एक खुशी होती है, उस खुशी को आप किसी भी दूसरी या तीसरी चीज़ से अर्जित नहीं कर सकते। एक जो आपको खुद की संतुष्टि मिलेगी, आपको जो एक नींद आएगा ना, सुकून। हाँ, सुकून वाली नींद, उसका कोई सानी नहीं होता है। रिसेंटली कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गया हुआ था, और वहाँ पे भी बीपीएससी में नहीं, लेकिन वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट पे मेरा एक स्टूडेंट है, वो भी सिलेक्टेड था, दीपक उसका नाम है, और वो मेरे से मिलने आया। वो अपने हाथ से मतलब भोजन को लेकर बनाकर लेकर आया कि सर, और आज भी उसने मैसेज किया हुआ था कि सर, दीपक कुमार गर्ग उसका नाम है, और बहुत बहुत ही ज़्यादा गरीब बैकग्राउंड से था। एंड उसका जब सिलेक्शन हुआ, तो उसने मतलब पहली बार मिल रहे थे हम लोग, तो उसने अपने हाथ से खाना लेकर आया, और उसके परिवार वालों से बात कराया, और उनके मन में जो एक आदर भाव और एक विचार जो देखने को मिलता है, इस चीज़ का सीरियसली में कोई दूसरा कोई भी चीज़, वो सेटिस्फैक्शन, वो मतलब सुकून, उस सुकून का कोई विकल्प नहीं। कोई विकल्प नहीं। आपके जवाब से ही एक सवाल ले लेते हैं। जो आपने एक बात कही कि जो बच्चे दूर दराज चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली जाने के बाद से दिल्ली जाना नहीं होता है। हमने देखा है मुखर्जी नगर और अलग अलग जगह पे कि छात्र वहाँ पहुँच तो जाते हैं, लेकिन उनके साथ कई समस्या, कुछ एक सॉल्यूशन के लिए वहाँ जाते हैं, बिल्कुल, और हमें लगता है कि हज़ारों समस्या उनके साथ वहाँ जुड़ जाती है। बिल्कुल, उसमें परिवार का जो इमोशनल टच है वो कितना मायने रखता है? बिल्कुल, डेफ़िनेटली मैं उसी की बात कर रहा था कि कई बार एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान भी आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कई बार आपको लगेगा कि मेरे से नहीं होगा, और उस समय आपके फ्रेंड्स, उस समय आपका परिवार, ख़ासकर माँ और माता पिताजी पिता, हाँ। और अपने भाई जो होते हैं, वो जो आपको बोलते हैं ना कि सिर पे हाथ रख के कि बेटा तुम करो, चिंता मत करो, हम हैं, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? नहीं होगा, हुँ। उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। और उसके बाद जो आपके पास एनर्जी आती है, उत्साह आता है, वो उत्साह का कोई मतलब उसको कोई कंपेयर कर ही नहीं सकता है। आप अक्सर देखते होंगे, और छात्र भी, जितने भी छात्र श्रोता इसको सुन रहे हैं, इसके साथ कनेक्ट करेंगे कि अक्सर मोहल्ला वाले आपसे पूछते हैं कि बेटा कितने दिनों से तैयारी कर रहे हो, कब होगा? अक्सर आपके जो क्या बोलते हैं उसको, रिश्तेदार होते हैं, दूर के रिश्तेदार, वो आपसे पूछ लेंगे कि कितने दिन से तुम तैयारी कर रहा है, फलाना का हो गया, तुम्हारा कब होगा? लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि मम्मी आपसे पूछ रही हैं, पापा आपसे पूछ रहे हैं कि बेटा तुम्हारा कब सिलेक्शन होगा? वो सिर्फ़ यही कहते हैं कि बेटा मन से पढ़ाई करो, आगे जो होगा देख लिया जाएगा। और मन वो से एक कटाक्ष होता है एक हाँ, तरह से ऐसे और समझ। पेरेंट्स आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। वो आपको बोलते हैं कि बेटा तुम मन से पढ़ो, सिलेक्शन होगा, और नहीं भी होगा तो टेंशन नहीं लेना। और उसके बाद जो बच्चा पढ़ता है ना, उसका सिलेक्शन एकदम होता ही होता है। मैंने देखा है हज़ारों ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं कि जब एक इमोशनल सपोर्ट होता है ना, उसके बाद वो बच्चा सिर्फ़ आगे ही बढ़ता है, वो फिर आपको पीछे देखने की आवश्यकता नहीं। अधिकतर जो बच्चे होते हैं, खास करके सिविल सर्विसेज की अगर हम बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं, बहुत गरीब परिवार के, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं, जहाँ पे उनका एक ही सपना होता है कि किसी भी तरीके से अपनी कलम की ताकत से नौकरी हासिल कर ली जाए। और जब वैसे छात्र जब अपने गांव से निकल कर और बड़े शहरों में जाते हैं और पहली बार जाते हैं, तो उनको, क्योंकि आपने दिल्ली में रह के तैयारी की है, तो कुछ चुनौतियों के बारे में बताइए कि किन किन चुनौतियों का बेसिक तौर पे सामना करना पड़ता है, और क्या कारण होते हैं जो एक अच्छा छात्र वहाँ जाने के बाद भी बर्बाद हो जाता है? बिल्कुल, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। और ये जो समस्या आपने बोली, ये समस्या ज़्यादातर जो काफ़ी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हुए छात्र होते हैं, उनके साथ ये समस्या मैंने भी कई बार देखा है, फेस किया है, देखा है। और मुझे भी कई बार लगता था कि ये छात्र काफ़ी अच्छा कर सकता था, बट वो थोड़ा डेविएट हो गया, राइट? तो देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है, जब आप यहाँ से ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल कर जब आप हम दिल्ली की बात करें, एक तरह से जो बच्चे दिल्ली जाने की हाँ, इच्छा। दिल्ली जाते हैं, तो वहाँ एक अजीब तरह की चौका-चौंध होती है, ठीक है? तो वहाँ पे सब अलग-अलग तरह के कार्य कर रहे हैं, और क कुछ लोग जो कार्य कर रहे हैं वो उनका उनके लिए नीड है।
लेकिन जो उनके लिए नीड है वो आपकी नीड नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा वो अलग अलग तरह के व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। लेट अस सपोज कि कोई बच्चा को आप देखेंगे अक्सर कि किसी को आप देखेंगे कि कोई सिगरेट पी रहा है। एक एग्जांपल मैं थोड़ा कैजुअल होकर आपसे बात कर रहा हूँ, सिगरेट पी रहा है। कोई भी बच्चे आवश्यकता में इसको नहीं पीते। कब पीते हैं? वो दूसरे को देखते हैं, उसको लगता है, इन्फ्लुएंस होते हैं, उसको लगता है कि ये स्टाइल है, एंड तब उनकी वो आदत बनी। और फिर उसके बाद वो ऐसी आदत हो जाती है जो उनसे छुड़ाए नहीं छूटती। तो वो जो सामने वाला का है वो नीड है, लेकिन आपकी नीड नहीं है। आप उसके इन्फ्लुएंस में आकर आप उस कार्य को करते हैं, और उसके बाद आप जो अपना मेन टारगेट है, अपना जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य से आप भटकते जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनको पहले इकोनॉमिकली तो बहुत सारा एक प्रेशर होता ही है। आप घर से जा रहे हैं, वो एक आपको बजट बनाना पड़ता है। सबसे पहले मकान मालिक का टॉर्चर होता है, सभी छात्र झेलते हैं, बिल्कुल सभी छात्र इसको मतलब Face नहीं कर पा रहे होंगे। उसके बाद फिर खाना बनाने का टेंशन है। वहाँ आप उस समय आपके पास इतना फाइनेंशियल ये नहीं होता है, सपोर्ट नहीं होता है कि आप किसी को रख के खाना बनवाएं। आपको खाना बनाना है, पढ़ना भी है, तो इकोनॉमिकल तो प्रॉब्लम है ही। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम के बाद मैंने बोला कि एक इमोशनल सपोर्ट जो चाहिए वो भी नहीं मिला हुआ है। एंड ऐसी परिस्थिति में जो भटकाव की जो चांसेस होते हैं, और वो भटकाव सामने दिख रहा है, तो उसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, और बहुत ज़्यादातर छात्र जो है उसमें बह जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जब आप क्योंकि अगर जैसे पटना बिहार का कोई छात्र है, पटना में रह रहा है, तो एटलीस्ट वो हफ्ते में एक बार परिवार से कनेक्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो नहीं जा पाता है तो कम से कम माता पिता चले आते हैं। अब जैसे किसी का कोई हॉस्पिटल जाना हुआ तो हाँ, पटना आ गए, हाँ। किसी के यहाँ शादी हुआ तो वो पटना आ गए, तो वो कनेक्शन बना रहता है। चाहे ये भी एक डर रहता है कि हम हमारे गांव का कोई ना कोई यहाँ रह रहा है पटना में, तो अगर हम कुछ गलत करते हुए पकड़े गए तो कोई देख लिया तो जाके माता पिता को बोलेगा तो बड़ा निगेटिव असर पड़ेगा। लेकिन वहां पे जाने के बाद ये चीज तो लगता है कि हम एकदम एक दूसरी दुनिया में हो गए हैं, फ्री हो गए, कोई देखने वाला नहीं है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। और जब तक मुझे लगता है कि वो समय को मतलब जब तक शहर को अडॉप्ट करते हैं, सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, तब तक समय निकल चुका होता है, सिस्टम उनको अपने तरफ अडॉप्ट कर लेता है। एक सवाल जो हमेशा मुद्दा बना रहता है कि कई बच्चे जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके मन में आता है कि बीपीएससी से अच्छा तो यूपीएससी है, तो क्यों ना यूपीएससी की तैयारी कर ले। जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको लगता है कि बड़ा कठिन है, इससे अच्छा है कि क्यों ना हम बीपीएससी की तैयारी कर ले। तो इन दोनों के बीच का जरा फर्क समझाइए कि जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो यूपीएससी का भी एग्जाम दे सकते हैं, या फिर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो बीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, या फिर जो बीपीएससी कर सकता है वो बीपीएससी देगा या यूपीएससी? इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए अच्छे से। देखिए, सबसे पहली बात है कि बहुत सारे ऐसे छात्रों को आपने देखा होगा जिन्होंने यूपीएससी भी क्लियर किया है और उसके साथ साथ बीपीएससी भी क्लियर किया, बहुत आसानी से एक ही साल में किया है। तो पहला जो आपका प्रश्न था कि ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं, और उसी तैयारी में आप थोड़ा बहुत चेंज करके, बिहार स्पेशल को पढ़ के, कुछ फैक्चुअल चीज़ों को करके आप बीपीएससी को भी बेहतर तरीके से क्रैक कर सकते हैं। अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे रैंक के साथ क्रैक कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात आती है कि जब आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें यूपीएससी के सारे सिलेबस इंक्लूड नहीं होते हैं। बीपीएससी की तैयारी बीपीएससी की तैयारी करते हैं, जैसे कि इथिक्स इंक्लूड नहीं होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री इंक्लूड नहीं होता है, इंटरनल सिक्योरिटी इंक्लूड नहीं होता है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इंक्लूड नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसे सिलेबस हैं जो कि बीपीएससी की तैयारी के दौरान आप नहीं पढ़ पाते हैं, जो कि यूपीएससी के अंदर इंक्लूडेड है। तो आप ये कहेंगे कि बीपीएससी की तैयारी और उसी आधार पे आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उस आधार पे आप यूपीएससी को क्रैक नहीं कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा चीज़ें को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपको एथिक्स पढ़ना पड़ेगा, जो सिलेबस, जो सब्जेक्ट्स मैंने बताया उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यूपीएससी को पढ़ने के बाद आपका एक ब्रॉडर सेंस में एक मेंटलिटी विकसित हो जाती है, आपका एक सोच विकसित हो जाता है, आपका एक हॉरिजन हो जाता है, हॉरिजन विकसित हो जाता है। और उसके साथ आप डेफिनेटली बीपीएससी के अंदर बिहार स्पेसिफिक चीज़ों को पढ़कर और कुछ फैक्चुअल एनालिसिस करके, क्योंकि यूपीएससी में ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आती हैं, बीपीएससी में फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों चीज़ें आती हैं। तो कुछ फैक्चुअल चीज़ों को एनालाइज करके, रिमेंबर करके, याद करके आप बीपीएससी को भी बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। यहाँ दोनों ही ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे कि पहले बीपीएससी क्रैक किया, फिर यूपीएससी क्रैक किया, है ना। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी आपको देखने को मिलेंगे कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और यूपीएससी नहीं हुआ, और फिर बाद में उसने बीपीएससी भी क्रैक किया। तो दोनों ही एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे,
और ऐसा कुछ है ही नहीं जो मानव नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसा कुछ चीज़ है ही नहीं, भगवान ने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं कि मानव नहीं कर सकता। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि भगवान का बनाया हुआ, प्रकृति का बनाया हुआ ओजोन परत के अंदर छिद्र कर दे रहा है मानव, है ना? बिल्कुल। तो ओजोन परत में जब छिद्र हो सकता है तो मानव से कुछ भी कर कर सकता है। ठीक है, ये नकारात्मक रूप में है। सकारात्मक रूप में भी आप देखेंगे तो हर ऐसी चीज़ों को, अभी रिसेंटली आपने आर्टिफिशियल रेन का नाम सुना होगा, बिल्कुल। ठीक है, कृत्रिम वर्षा करा रहे हैं। तो मानव तो बहुत सारी चीज़ों को कर रहा है, लेकिन मैं हमेशा बोलूँगा कि प्रकृति के विरोध में नहीं करके मानव को प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर कार्य करना चाहिए। प्रकृति इतनी प्यारी चीज़ों को हम लोगों को दिया है, मानव को दिया है, हमें प्रकृति के विरोध में नहीं जाकर उसके सामंजस्य बैठाकर सभी चीज़ों को करना चाहिए, बेहतर हो। अगले सवाल पे हम आते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही मुद्दा रहता है कि क्योंकि अलग अलग स्टेट के अपने अपने बोर्ड हैं, उनका अपना अपना सिलेबस है। आमतौर पे ये भाषा होती है कि नहीं, अगर हमको कम्पिटिटिव और सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो हमें एनसीईआरटी ही पढ़ना है। क्या ये सच है कि सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ने से आप सिविल सर्विसेज क्रैक कर सकते हैं, या फिर जैसे अगर हम बीपीएससी की बात करें या यूपीएससी की भी बात कर ले, तो क्या बिहार बोर्ड के भी सिलेबस को पढ़ करके उसकी तैयारी की जा सकती है, या एनसीईआरटी पढ़ना कंपल्सरी है? बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, और इस प्रश्न के बारे में उत्तर देने से पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, ठीक है, कि आपको 6 से 12 पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से होगा। ये बहुत सारे मिसकंसेप्शंस प्लस ओल्ड और न्यू का ओल्ड और न्यू का भी है। मैं आपके मंच के माध्यम से मैं इन सभी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करना चाहता हूँ। एनसीईआरटी, पहली बात कि एनसीईआरटी बोला क्यों जाता है इसको समझ, ठीक है, सभी छात्रों को के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि एनसीईआरटी क्यों कहा जाता है पढ़ने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि किसी दूसरे बुक्स में जो चीज़ें 200 पेज में लिखी है ना, एनसीईआरटी ने उसको 40 पेज में लिखा और एक एक फैक्ट को वहाँ पे इंक्लूड भी किया। पहली बात समझ, मतलब दूसरे बोर्ड की बात करते हमने हैं। दूसरे बुक्स की बात करें, जो रेफरेंस बुक्स हैं, उन रेफरेंस बुक्स में जो चीज़ें 200 पेजेस में लिखी हैं, उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को 40 से 50 पेज में एनसीईआरटी ने लिख दिया, और कुछ भी उसमें से बचा हुआ नहीं। अरे वाह, ओके। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉफिट है तो एक प्रॉब्लम भी है कि अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, या आपको आप किसी इंस्टीट्यूट से नहीं ज्वाइन किए हैं, या फिर आपको किसी का सपोर्ट नहीं है जो समझाने वाला नहीं है, तो उस 40 पेज को समझने में आपको बहुत समय लगेगा। अच्छा, अगर एनसीईआरटी के थ्रू आप एनसीईआरटी के थ्रू जा रहे हैं तो आपको समझने में समय लगेगा। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है अपने एनसीईआरटी के साथ कि जैसे उसमें एक कोऑर्डिनेशन नहीं है। जैसे कि 9th में और 10th में अगर आप देखेंगे, अगर ज्योग्राफी की बात करूं तो 9th में आप देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया था, 10th में इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, लेकिन जो एक्चुअल फिजिकल ज्योग्राफी है वो आपको ना तो 9th में मिलेगा ना 10th में मिलेगा, जबकि वो बेस है इन दोनों को समझने के लिए। अच्छा, तो और वो 11th में है, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है ये सब बताएगा, लेकिन एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है ये जब तक नहीं समझेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। और तीसरी बात कि एनसीईआरटी पहली बार आप रेफरेंस बुक से भी पढ़ ले चलेगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने एनसीईआरटी पढ़ ले चलेगा, लेकिन मैं सभी छात्रों को, और स्पेसिफिकली ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट है, उसमें मैं सभी छात्रों को कहना चाहूँगा कि एक बार आपने अगर चीज़ों को समझ लिया, उसके बाद आप एनसीईआरटी ही पढ़ो, उसके बाद आप एनसीईआरटी ही पढ़ो, क्योंकि वो इतना कम टाइम में रिवाइज करके देगा ना, इतने कम टाइम में आप पूरे सिलेबस को पढ़ लेंगे ना, जितने टाइम में पढ़ने के लिए दूसरे बुक्स में आपको 5 दिन लगेगा तो एनसीईआरटी में 1 दिन लगेगा। चलिए हम एक लेमैन की तरफ, हम मान लीजिए एक फ्रेश स्टूडेंट है, हमको कुछ पता नहीं है और हमको यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो अब मुझे बताइए कि क्या मुझे बिहार बोर्ड का पहले सिलेबस पढ़ लेना चाहिए फिर एनसीईआरटी की तरफ जाना चाहिए, या फिर एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद बिहार बोर्ड पढ़ना चाहिए? एक बार मैं बता देता हूँ कि बिहार बोर्ड के जो बुक्स हैं और एनसीईआरटी के बुक्स हैं उसमें लगभग सब कुछ सेम है। ठीक है, ठीक है, तो उसको अलग अलग बाइफरकेट करने की आवश्यकता नहीं है। आप एनसीईआरटी पढ़ो या बिहार बोर्ड पढ़ो, उसमें कंटेंट सेम है, पेज बाई तो पेज। अगर दोनों में से किसी एक को चुनना आप हो तो किसी एक को चूज कर सकते हैं। एनसीईआरटी स्टैंडर्ड आप एनसीईआरटी चूज करें, अब बिहार बोर्ड वाले जो बुक आते हैं उसको भी आप चूज कर सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, ठीक है, मतलब आप क्लियर कह रहे हैं कि आप चाहे बिहार बोर्ड से पढ़िए या फिर आप एनसीईआरटी पढ़िए, कोई फर्क नहीं हो सकता। कोई डिफरेंस। चलिए यहीं पे एक और सवाल कर लेते हैं कि एक और डाउट होता है हमेशा कि अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कई बच्चों को हमने देखा है कि वो ओल्ड एनसीईआरटी खोजते हैं, पुराने वाले एनसीईआरटी, बहुत सारी चीज़ें समय के साथ बदलती है।
अब ये बताइए कि अगर हमें तैयारी करनी है तो क्या ओल्ड के साथ जाना चाहिए एनसीईआरटी के साथ, या फिर जो नया है उसके साथ जाना चाहिए? देखिए, आपको फिर से यहाँ पर भी मैं बोलता हूँ, जिसके भी साथ आप जा रहे हैं, चाहे आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो वो भी खराब नहीं है, और न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं वो भी खराब नहीं है। अच्छा। आप जिसको ही पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करना चाहिए। यहाँ मैं बता रहा हूँ, मुद्दे की बात ये है कि आपको एनसीईआरटी में चीज़ों को समराइज करके बहुत सारी चीज़ों को क्रक्स के रूप में दिया हुआ है, पहली बात। और जिसको लोग ये नहीं समझ पाते, इनको लगता है कि यही शेष है जिससे ये काम होगा, इसका मोटिव दूसरा है। और तीसरी बात कि एनसीईआरटी क्यों बोला, मैंने आपने शुरुआत में सुना होगा, मैंने बोला कि 200 पेजों की चीज़ों को 40 पेज में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या, जो इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है रिवीजन, और उस रिवीजन को करने के लिए एनसीईआरटी आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट। ओके, तो फिर ओल्ड और न्यू वाले में आपने कह दिया कि आप कोई भी किसी- पढ़िए, किसी ओल्ड कोई पढ़िए, पढ़ेंगे, न्यू पढ़िए। ओल्ड पढ़ें न्यू पढ़ें, आपको जो सिलेबस है वो सिलेबस आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी के थ्रू उसको कवर कर रहे हैं, आप उसको कवर कीजिए। मैं तो ये भी बोलता हूँ, आप दूसरे स्टैंडर्ड बुक्स के थ्रू भी आप उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन बाद में हाँ। रिवीजन के लिए आपने एक बार पढ़ लिया, ठीक है, रिवीजन के लिए एनसीईआरटी पढ़ो और उसमें फैक्ट्स ऐड करो, जिससे कम टाइम में पूरा नोट्स रिवाइज हो जाएगा, पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। आप एनसीईआरटी की बुक देखना, ज्योग्राफी की बुक देखना, 100 पेज 150 पेज में है, और वही दो दूसरे स्टैंडर्ड बुक्स है वो 500 पेज में है। समय भी ज़्यादा समय ज़्यादा लगेगा, आप उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन उसमें इन चीज़ों को इस तरीके से पिरो कर लिखा गया है, इतना बेहतर तरीके से लिखा गया है, चीज़ों को इस तरीके से कनेक्ट करके लिखा गया है कि उसको अगर आपको कोई समझाएगा तो वो बड़ा आसानी से समझ आएगा। कौन, एनसीईआरटी वाला या फिर एनसीईआरटी एनसीईआरटी वाला? तो कोई अगर आपको समझा दे रहा है, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़िए, रिवाइज कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, कैसे नहीं सिलेक्शन होता है हम भी देखते एक और लास्ट में इसमें जोड़ लेते हैं, इस वाले में, बिल्कुल भाई। क्योंकि ये बहुत डाउटफुल है, इस पे थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। अब कुछ छात्र जब ओल्ड पढ़ने लगते हैं तो जो छात्र नए पढ़ते हैं, या फिर कहीं पे उनको ये बता दिया जाता है कि ओल्ड तो बहुत पहले का उसमें कॉन्सेप्ट दिया, बहुत सारी चीज़ें बदली होंगी, तो उसको फिर पुराने वाले में अपडेट नहीं मिलता है, तो कई बार करंट से सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, तो फिर उसको आप कैसे समझाना चाहते हैं? देखिए, एनसीईआरटी बेसिकली जो पढ़ना है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के एनसीईआरटीज को पढ़ते हैं वो मैं आपको बता दूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी एंड जनरल साइंस। अब एक बात मैं बता दूं, चाहे वो ओल्ड एनसीईआरटी हो या न्यू एनसीईआरटी हो, 2000 ईस्वी से पहले का था ओल्ड एनसीईआरटी और ये बाद का है। इतने टाइम में ना तो हिस्ट्री बदली है, ना ज्योग्राफी बदली है, इकोनॉमी में बदला है, लेकिन जो बदला है वो कॉन्सेप्ट्स नहीं बदले हैं, फैक्ट्स बदले। फैक्ट्स बदले हैं, ओके। ठीक है, तो वहां पर फैक्ट्स दिए हुए ऐसे भी एनसीईआरटी में नहीं है, वो कॉन्सेप्ट्स ही दिए हुए हैं। ठीक है, साइंस में भी कुछ नहीं बदला, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो आपको उस मतलब वो मुद्दा है ही नहीं जिस मुद्दे पर लोग लड़ रहे हैं, वो मुद्दा ही नहीं है। आप किसी भी एनसीईआरटी को पढ़ोगे, सही से पढ़ोगे, रिवाइज करोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है? क्योंकि आपको चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ के उसको रिवाइज कर सकते हैं। दूसरे बुक्स में आप उतना मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। और आपको जब जितनी भी बार पढ़ेंगे आप, ट्रस्ट मी, जब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे ना, आपको फिर उसमें नया चीज़ मिलेगा, उसी लाइन में नया चीज़ मिलेगा जिसको आपने पहले पढ़ा था, आपने खत्म किया था, वहीं पर अंडरलाइन भी किया हुआ है, लेकिन अगली बार पढ़ेंगे तो लगेगा अरे ये तो नया चीज था। नई चीज है, ठीक है, फिल्म की तरह हो गया। जैसे कोई फिल्म आप एक बार देखिए, उसी फिल्म को दोबारा देखिए तो कुछ नई चीजें लगेगा, नई चीजें, फिर तीसरी बार देखिए तो फिल्म की तरह हो गया। तो वो एनसीईआरटी ये चीज है, और उसको लोगों ने उलझा कर रखा है, नए पुराने, ये वो, पहले एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिलेबस पढ़ोगे होगा, चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़ो, चाहे किसी दूसरे स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो, सिलेबस कंप्लीट करोगे आपका होगा। एनसीईआरटी क्यों जरूरी है? क्योंकि वो कम टाइम में आपको रिवीजन करने में ज़्यादा चीज़ों को आसानी से आपको उपलब्ध। आप जैसे इतने साल से बिहार के छात्रों को पढ़ा रहे हैं, खुद आपने बाहर जाकर के तैयारी की है, अगर हम बात करें तो बिहार के छात्र का परचम हमेशा लहराता है और हर एग्ज़ाम में बहुत सारे रिजल्ट आते हैं, लेकिन फिर भी अगर उस रिजल्ट को और बेहतर करना है बिहारी छात्रों की, तो वो कौन सी ऐसी कमजोरी है जो आपको लगता है कि अगर उस कमजोरी पे बिहार के छात्र अच्छे से काम कर दें तो फिर रिजल्ट का दायरा और बड़ा हो जाएगा? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। और देखिए, बिहार हमेशा से, चाहे आप अतीत से लेकर वर्तमान तक देखें, तो हमेशा से बिहार गौरवशाली इतिहास का क्षेत्र रहा है। लेकिन आज आपने
बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है जब किसी ने समस्या के ऊपर बात की है कि समस्या क्या है। मैं एक बात आपको बोलता हूँ कि अतीत पे हमें गर्व करना चाहिए, अतीत पे हमें गर्व करना चाहिए, लेकिन वर्तमान को भी नहीं छोड़ना चाहिए। अक्सर हम अतीत की सुनहरी बातों को ही खोजते रह जाते हैं, उसी को सोचते रह जाते हैं और उस वर्तमान की जो समस्याएं हैं उस तक नहीं पहुंच पाते, या फिर वर्तमान की समस्याओं को अतीत से ढकने की कोशिश करते हैं। ढकने की कोशिश करते। एग्जैक्टली, ठीक है, वर्तमान की समस्या को अतीत से ढकने की कोशिश करते। बड़ा सही पॉइंट आपने बोला है। तो अब छात्र के ऊपर आते हैं, ये तो एक इतिहास की बात थी, अब छात्रों के ऊपर आते हैं। जो हम लोग बिहारी छात्र होते हैं इसमें मेहनत की कोई कमी नहीं होती, ठीक है। बहुत मेहनती होते हैं। आप उनसे जितना मेहनत करवा लें, खूब मेहनती होते हैं, लेकिन कई बार जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है, क्या सही है क्या गलत है, उसमें मैंने छात्रों को कई बार बहते हुए देखा है कि डिसीजन मेकिंग की मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, इससे वो क्या होते हैं, इस चीज़ का निर्धारण कई बार छात्र नहीं कर पाते हैं, जिससे उनके लाइफ पे, उनके फ्यूचर पे काफ़ी कुछ असर पड़ता है। दूसरी बात, छात्रों को यहाँ ये समझना पड़ेगा कि वर्तमान में जो बेहतर लग रहा है, वर्तमान जो आपको अच्छा लग रहा है, वो आपके सुनहरे भविष्य को बर्बाद कर सकता है। यहाँ पर 3 अलग-अलग टाइमलाइन है। वर्तमान में आपको लग रहा हो कि ये बड़ा अच्छा है, लेकिन वो आपके फ्यूचर को क्या कर देगा, वो नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हैं, कहीं क्लास में बैठ रहे हैं और आपको वो चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हो, हंसी ठिठोली मजाक हो रहा हो, अच्छा लग रहा हो, लेकिन वो आपका टाइम, आपका डेडिकेशन, आपका मोटिवेशन सब कुछ नष्ट कर रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या रिक्वायर्ड है। आपको ये समझना पड़ेगा कि इस समय एक छात्र जीवन में अनुशासन सबसे बड़ा की है। डिसिप्लिन इज द की। सिर्फ लेबर से नहीं होगा, सिर्फ मेहनत से नहीं होगा। कई बार आप देखेंगे कई जगह ऐसे हैं जहां पर मेहनत करने वाले को कम प्रतिष्ठा, मेहनत करने वाले को कम आर्थिक लाभ, मेहनत करने वाले को सब कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा भी कम मिलती। सिर्फ मेहनत एक कंपोनेंट है, मेहनत ही सारा कंपोनेंट नहीं। आपको मेहनत के साथ साथ अनुशासन, जो कि कई बार मैं छात्रों में देखता हूँ कि कमी पाई जाती है। मैं अक्सर देखता हूँ कि एक बार कोई आया, आपका पड़ोसी दोस्त बोला कि चलो घूमने चलते हैं। आपने अपने टारगेट्स को छोड़कर, आज आपका टारगेट था कि मुझे ये कंप्लीट करना है, लेकिन आपके दोस्त ने बोला कि चलो भाई घूम के आते हैं। आपने अपने टारगेट को छोड़कर आप चले गए घूमने। आपका आज का टारगेट था कि आज ये कंप्लीट करना है। एग्जैक्टली, ये टारगेट था आपका कि आज आपको कंप्लीट करना है, बट फिर भी आप उसको छोड़कर चले गए मार्केट घूमने। तो डेडिकेशन। दूसरी बात, दृढ़ निश्चय। एक कि ये भी हमारे बिहारी छात्रों के अंदर खूब सारा पाया जाता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये हमारे खून में ही। लेकिन उस दृढ़ निश्चय के पहले, उस दृढ़ निश्चय का जो रूट है, उस दृढ़ निश्चय का जो पाथ है, उस पाथ को भी आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ ये सोच लेने से कि नहीं कैसे होगा, इससे काम नहीं चलेगा। आपको कैसे होगा इसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। जैसे दशरथ मांझी जी ने बोला कि तोड़ेंगे पहाड़ को, तो पहाड़ को जब उन्होंने तोड़ने का प्रतिज्ञा लिया होगा, दृढ़ निश्चय किया होगा, तो निश्चित रूप से उन्होंने उसको तोड़ने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स हैं, छेनी हथौड़ी, आप देखे होंगे अगर मूवी में, तो वो हमेशा छेनी हथौड़ी को लेकर जाते हैं कि बिना छेनी हथौड़ी लेकर गए हुए आप बोलेंगे कि नहीं मैं पहाड़ तोड़ दूंगा, ये जबरदस्ती वाली बात हुई। ये जबरदस्ती। या तो लॉजिक कर लीजिए। हाँ एग्जैक्टली। तो आपको दृढ़ निश्चय रखना है, ये हमारे अंदर खूब कूट कूट कर पाया जाता है, लेकिन उसका टूल ये हम लोग भूल जाते हैं कि कैसे होगा। ये आपको दृढ़ निश्चय किया है बेहतर है, लेकिन उसका टूल आपको पता होना चाहिए कि इस रूट से करेंगे तब होगा, और ये जो मैं रास्ता अपना रहा हूँ ये मेरे एक जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के लिए सही नहीं। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो मेहनती भी है
दृढ़ निश्चय भी है, बट अनुशासन में कमी हो जाती है थोड़ी कमी रहती है। और फिर उसकी वजह से और एक माहौल इस तरीके का बन गया हुआ है ना कि मतलब आप देखेंगे कि अगर आप ऐसा होगा, आप देखते होंगे कि छात्र बोलते हैं, दिल्ली गया मतलब और उसका सिलेक्शन हो गया। क्यों ऐसा हुआ? वो भी पढ़ रहा है, वो भी पढ़ रहा है, वो भी पढ़ रहा है, आप पढ़ेंगे, है ना? लेकिन आप वहीं दिल्ली में कहीं दूसरी जगह पे गया जहां पर माहौल वैसा नहीं था, वो नहीं पढ़ पाया। आप देखते होंगे कि लोग घर छोड़कर उस एरिया में रहते हैं जहां स्टूडेंट्स रहते हैं। क्यों? माहौल के लिए, है ना? तो माहौल तो आपको बनाना पड़ेगा, आपको अपना जो डेडिकेशन है उसको रखना पड़ेगा। डेडिकेशन जब तक नहीं रहेगा तब तक नहीं होगा, और ये डेडिकेशन अनुशासन से ही आता है। हमेशा मैं छात्रों को, किसी भी क्लास में जाता हूँ, 2 बातें मैं कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी छात्रों को बोलना चाहूँगा कि हमेशा अगला दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। मार्क माय वर्ड, हमेशा अगला दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए, ठीक है? एंड सेकेंड, जब आप रात को सोएं तो डेफिनेटली मैं सभी छात्रों को कहना चाहूँगा, और मैंने अपने पूरे लाइफ में इसे फॉलो किया है, रात को सोने वक्त आप पूरे दिन को एक बार 2 मिनट में रिवाइज कीजिए, हाँ, या रिकॉल कीजिए कि आपने क्या आज का दिन सही तरीके से यूटिलाइज किया है या नहीं किया है। एंड अगर आपको लगे कि नहीं, आपने सही तरीके से दिन को यूटिलाइज किया है, देन बेहतर तरीके से खूब मजे में सोइए, बेफिक्र होकर। ऐसा नींद आएगा कि आपको कोई जगाने से आप नहीं जगिएगा। लेकिन अगर आपने दिन को सही तरीके से व्यतीत नहीं किया है, वो जो भी आपका लक्ष्य था उसको सही तरीके से व्यतीत नहीं किया है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक सोने मत जाइए। देखिए कैसे नहीं होता है। मैं गारंटी लेता हूँ, सिविल सर्विसेज में कोई गारंटी नहीं लेगा, मैं गारंटी लेता हूँ कि 3-4 बातों को अगर अपना ले छात्र, जो बिल्कुल कहते हैं ना कि बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आया है 10th में 12th में, जिसको समाज में बिलो स्टैंडर्ड कहा जाता है, ऐसे बिलो स्टैंडर्ड कोई होता नहीं है। अगर बिलो स्टैंडर्ड होता तो आपने 12th में फेल मूवी देखी होगी, है ना? बिल्कुल, कि 12th फेल बच्चा जो है वो IPS बनता जाए। तो बिलो स्टैंडर्ड कोई होता नहीं है, लेकिन अगर तथा कथित बिलो स्टैंडर्ड स्टूडेंट भी अगर 4-5 बातों को फॉलो करे तो डेफिनेटली इज गोइंग टू क्रैक द एग्जाम। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और अगर हम बात करें एक कोचिंग का, जो आजकल बाजारीकरण ऐसे शब्द आमतौर पर लोग कहते हैं, और हो भी रहा है, कई जगह दिख भी रहा है, एक होड़ सी मची हुई है। और जब से ऑनलाइन आया है तब तो और मतलब अलग तरीके का एक माहौल हुआ है। अब इसमें हम जानना चाहते हैं कि जो परफेक्शन IAS है उसका मिशन क्या है? क्या मार्केटिंग या रिजल्ट? देखिए, पहले एक एक करके मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। ऑनलाइन डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि वह छात्रों के लिए हानिकारक है, ऐसा नहीं। हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो आया है, इसमें कई सारे ऐसे छात्र जो कि पटना या दिल्ली आकर पढ़ने में सक्षम नहीं थे, उनकी पहुंच उस ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से उस कोर्स तक या उस पढ़ाई तक पड़ी है। तो निश्चित रूप से ये एक सार्थक पहल रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं एक आपको रोकना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा कि इस ऑनलाइन का जो बाज़ारीकरण किया गया है, आप देखेंगे कि इसके अंदर डांस कर रहे हैं, मतलब, और बच्चे लोग उसी को ज़्यादा देखते। हर चीज़ व्यूज़ के ऊपर, लाइक्स एंड शेयर के ऊपर पहुँच गया है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे ज्ञान हैं जो कि आपके जीवन को बदल सकते हैं, उसको सैकड़ों में व्यूज़ मिले हैं, और जिसकी आवश्यकता नहीं है वो करोड़ों में घूम रहे हैं, मिलियंस में जा रहे हैं। तो ऑनलाइन में क्या हो गया है कि बस व्यूज़ की होड़ मच गई है। सही शिक्षा देने की अगर होड़ मची होती तो निश्चित रूप से ऑनलाइन और ज़्यादा क्रांतिकारी हो सकता था। बहुत गंभीर बात कह रहे हैं आप। और इसमें दोनों पक्षों का अभाव कभी नहीं है, दोनों पक्षों की गलतियां रही हैं, एक ऑनलाइन शिक्षा देने वाले लोगों की और दूसरा देखने वाले लोगों की। जब देखेंगे ही नहीं तो गंभीर शिक्षा देगा कौन? बहुत सारे ऐसे गंभीर शिक्षक हैं जिनके बारे में आप देखेंगे कि उनको बहुत कम लोग जानते या बहुत कम लोग देखेंगे। इसी क्रम में मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, HC वर्मा सर का एग्जाम्पल, क्या मतलब आप देखेंगे कि कितनी सिंप्लिसिटी के साथ चीज़ों को समझाते हैं। और आप देखेंगे कि मैं एक दिन क्लास में रिसेंटली मैं पूछ रहा था, तो बहुत सारे बच्चे उनके बारे में नहीं जानते। अरे,
फिर मैंने उनको बताया 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, और मुझे लगता है कि एक एक बच्चा जो 12th क्लास पास करता है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स जरूर पढ़ता है, बिल्कुल। लेकिन चूंकि ऑनलाइन में उतना ज़्यादा वो मार्केटिंग नहीं करते, पढ़ाते हुए उनके कई सारे वीडियोस हैं, लेकिन वो और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक आईआईटी के प्रोफेसर थे, उनको मैंने देखा कि मैथ्स बनाते हुए वो बिल्कुल नीचे उतरकर, नीचे बैठकर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, एंड सिंपल सर्ट एंड बहुत ही बेसिक चीज़ों में, और बहुत बेहतर तरीके से समझा रहे थे, और इनफैक्ट मुझे भी देखिए नाम याद नहीं, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे रोकना चाहता हूँ एक इसी पॉइंट पे। उसे पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि जब आप वोट देने जा रहे हैं तो आपको दामाद नहीं चुनना है, आपको नेता चुनना है। एग्जैक्टली तो उसके लिए आपको अच्छे जो नेता है, जो शिक्षित हैं, उनको आपको वोट देना चाहिए, लेकिन लोग वहाँ मिस्टेक कर जाते हैं, उसका नुकसान भी होता है। क्या उसी का एक दोहरा रूप जो है एजुकेशन में आ गया है कि अब छात्र शिक्षक नहीं चुन रहे हैं, अब वो स्टार चुन रहे हैं, एंटरटेनर एंटरटेनर चुन रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब बहुत मेरे मन की बात आपने कही है, कि छात्र इंटरटेनर ही चुन रहे हैं। वो शिक्षक अगर चुने होते तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको और ख्याति मिलनी चाहिए थी, बहुत ज़्यादा ख्याति मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनकी ख्याति उतनी नहीं है जितना वो मतलब शिक्षक, तथाकथित शिक्षक के तौर पर डांस करने वाले और गाना गाने वाले या अश्लील बातें अश्लील बातें करने वाले लोगों की है, और मतलब फूहड़ एक बात ट्रेंड बन गया है अभी। ट्रेंड बन गया है, ठीक है। तो निश्चित तौर पे वो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बेहतर नहीं है, और निश्चित रूप से जब सोसाइटी, बच्चे का जब टाइम बर्बाद होता है, तो वो फिर उसको किसी के समक्ष प्रस्तुत करने में, किसी के समक्ष बताने में वो हिचकिचाते हैं। तो ऑनलाइन सपोर्टिव है, और दूसरी बात बहुत सारे ऐसे छात्रों के लिए है जो कि जिनकी रिच नहीं थी, जिनके पास आर्थिक रूप से सशक्त नहीं थे, लेकिन ऑनलाइन आपको अगर एक सपोर्ट के माध्यम में रखें तो ये और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ऑफलाइन में क्या होता है कि आपके सामने स्टूडेंट्स होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स की जो मानसिकता है ना, वो बोलता नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं क्लास में खड़ा होकर बोल देता हूँ कि तुमको समझ में नहीं आया है, ठीक है। वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से आपको पता समझ चल में आ जाता है। वो चीज़ें ऑनलाइन में मिसिंग होती है। और आजकल देखिए, इसलिए हाइब्रिड कोर्स जो आ गया ना कि ऑफलाइन पढ़ो और उनके वीडियोस आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगे, जिससे कि अगर आपको कोई चीज़ मिसिंग है तो वो आप वहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट हुआ है ऑनलाइन के आने के बाद। पहले क्या होता था कि आपकी क्लास छूट गई या 5 मिनट आपका ध्यान भटका, आपका वो टॉपिक गया और वो फिर वो कभी आएगा नहीं वापस। लेकिन यहाँ पर ये आपके पास एक Option स्ट्रेटेज है, ऑप्शन है। लेकिन टोटली अगर आप उस पर निर्भर रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की आवश्यकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन उसके लिए जितनी डिसिप्लिन की आवश्यकता है, डेली बैठना, डेली पढ़ना, डेली क्वेश्चंस करना, ऐसा बहुत छात्रों में नहीं देखा जाता है। इसमें मैं ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन जो शिक्षा पद्धति है उसका बहुत ज़्यादा पक्षधर हूँ, रेदर देन कि सिर्फ ऑफलाइन या सिर्फ ऑनलाइन। इसलिए मैं अपने क्लासेस में इसको अगर हमको लगता है कि ऐसे अगर डिफाइन कर ले हम लोग तो शायद आसान हो जाएगा समझने के लिए कि अगर बॉर्नविटा खाना है या हॉर्लिक्स खाना है तो इसके लिए ये नहीं कि आप रोटी दाल चावल रोटी दाल चावल बिल्कुल छोड़ ठीक है। दिया। तो ऑफलाइन क्लास आपका वही रोटी दाल चावल है, हाँ, और जो बॉर्नविटा है वो आपका ऑप्शन है, तो ऑनलाइन वही है, आप यही कहना हाँ चाहते बिल्कुल, कि दोनों ही हाइब्रिड जो है ना वो सबसे बेस्ट मेथड अभी के समय में लगता है मुझे। अभी जो भी ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है उसमें हाइब्रिड सबसे बेस्ट मेथड है। लेकिन एक और अच्छी बात आपने कही इसमें कि ऑनलाइन को आप सपोर्ट में रखिए बिल्कुल सपोर्ट में रखिए, और ऑफलाइन को आप डिसिप्लिन ढेलिए और टू वे कम्युनिकेशन के लिए ये कहना चाह रहे टू वे कम्युनिकेशन के लिए, कि आपको चीज़ें बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा था। और ये भी तो होता है ना कि क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं और सामने शिक्षक है फिर भी वो नहीं पूछ पाते हैं। और ऑनलाइन में तो पूछने का ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल, और एक चीज़ है कि आप ऑनलाइन में ऑफलाइन में बैठे हैं तो एक कंपटीशन का माहौल मिलता है, वो पढ़ रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं भी पूछूंगा, मुझे भी पूछना है, तो ये एक सिस्टम बन जाता है। आप इकोसिस्टम काम करता है। हाँ, इकोसिस्टम काम करता है। पहले भी आप देखते होंगे कि राजा महाराजाओं की बात करते हैं, ठीक है। राजा महाराजाओं के बच्चे जो होते थे उनको गुरुकुल भेजा जाता था पढ़ने के लिए, है ना। अगर ऐसा होता तो उनके पास पैसे तो होते ही थे, सारी सुविधाएं थी। सारी सुविधाएं थी, वो शिक्षकों को बुला लेते घर पे कि तुम आकर पढ़ा दो, ठीक है ना। क्यों गुरुकुल भेजा जाता था? माहौल के लिए, डिसिप्लिन के। डिसिप्लिन के लिए। तो वो चीज़ें आपको अगर आपके अंदर है तो बेस्ट है,
डेफिनेटली आपको फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो आपको ऑफलाइन करना चाहिए, ये आपके लिए बेटर ऑप्शन है। तो इसको हम लोग अंत में इस वाले टॉपिक पे ये समझ ले कि एजुकेशन जो है वो एक इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन में इंटरटेनमेंट नहीं आना चाहिए। एग्जैक्टली। और अब क्या हो गया है कि इंफॉर्मेशन नीचे चला गया है और इंटरटेनमेंट आ गया है, एजुकेशन इंटरटेनमेंट के अंदर दो चार इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन चला जा रहा और जैसे आपने सिर्फ थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा कि एजुकेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है। है। ओके, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन के साथ सही इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। सही इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन भी कई तरह का हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, और सही इन्फॉर्मेशन, और उस इन्फॉर्मेशन को अपने लाइफ के अंदर उतारना, सही इन्फॉर्मेशन को अपने लाइफ के अंदर उतारना और अपने अपने आचरण में, अपने अभिव्यक्ति में उस सही इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन करना, ये एजुकेशन है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि साक्षरता और शिक्षा में डिफरेंस होता है। कई बार आप को अक्षर का ज्ञान होता है लेकिन आप उस अक्षर के गूढ़ बातों को नहीं समझ पाते, मूल बातों को नहीं समझ पाते। तो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना एजुकेशन नहीं है। सॉरी, मैंने आपको थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा बता दिया। ठीक है। लेकिन एजुकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन लेना, गलत इंफॉर्मेशन को हटाना, सही गलत में फ़र्क करना, फिर अपने आचरण में उसको, अपने व्यवहार में उसको लेकर आना, एजुकेशन। तो ऐसे भी एक बार और क्लियर कर लें कि जो एजुकेशन है या जो आप राइट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी खाँटी दूध हो गई, बिल्कुल। और जो उसमें इंटरटेनमेंट घुसाया जा रहा है वो आपकी मिलावटी दूध हो गई। बिल्कुल। अब आपको तय करना है कि आपको खाँटी दूध पीना है या फिर मिलावटी दूध अब पीना बताइए, शिक्षक कहते हैं ना कि बोला जाता है, पहले ही बोला जाता है कि मतलब विनाश और निर्माण दोनों शिक्षक के हाथ में होता है, दोनों शिक्षक के हाथ में होता है। और अगर आप ही इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? है। वो तो उस एज में है ना कि आप एक छोटा सा बात भी बोलिएगा ना, वो हमेशा के लिए उनके अंदर चला बैठ जाएगा। आप वो मैच्योर्ड एज में नहीं है वो बच्चे। अब मेरा भतीजा है, उसको मैंने एक दिन अपने कंप्यूटर का पासवर्ड बता दिया, ठीक है, और कल वो घर से, मतलब अपने दूसरे नानी के यहाँ से 15 दिन के बाद आया था, उसको पासवर्ड याद था, उतने दिन में मैं भूल जाता हूँ। क्योंकि न्यू एज माइंड है। न्यू एज, वो उस एज ग्रुप में है। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि मैंने उसको सिर्फ एक बार बताया था, और उस अभी उसको बताए हुए 6 महीने हो गए। तो बच्चे उस एज ग्रुप में हैं, और उस एज ग्रुप में जहाँ पर वो सिर्फ चीज़ों को, जो भी चीज़ आएगा वो सबको ग्रहण कर लेंगे। बिल्कुल। और उस समय जब आपको बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए थी, उस समय आप अगर इंटरटेनमेंट से प्रोवाइड करेंगे तो उनको, इसीलिए आजकल देखेंगे, मैं बिल्कुल ऑनलाइन के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन ऑनलाइन आने के बाद बच्चों के अंदर एक जो मैच्योरिटी थी ना, वो कमी, ये मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ। मैच्योरिटी की कमी है, कमी हुई है, अनुशासन की भी कमी हुई है। अच्छा नहीं, आज जाएंगे ऑनलाइन देख लेंगे। हाँ, जैसे एक लगा कि विकल्प हो गया है, हाँ, तो विकल्प हो। अच्छा छोड़ देते हैं, ऑनलाइन तो देख ही लेंगे, और और कल वो ऑनलाइन भी नहीं देख वो रहा। ऑनलाइन भी नहीं देख पाएंगे, तो वो मैच्योरिटी की कमी हो गई है, वो अनुशासन की कमी हो गई है। पहले था कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपका तबीयत खराब है फिर भी आपको जाना है, जाना ही। और जब आप जाएंगे वहाँ पे तबीयत खुद ब खुद ठीक हो जाता है ना। एक बार निकलने की बात होती है ना, बोला जाता है ना कि फर्स्ट जो बैरियर होता है वो अगर आपने तोड़ दिया तो आप लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं। तो घर से एक बार आप निकल जाएंगे तो कोचिंग पहुँच भी जाएंगे, पढ़ भी लेंगे, समझ भी लेंगे, तो स्कूल भी पहुँच जाएंगे, समझ भी लेंगे, और वापस आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। अब थोड़ा सा आते हैं, क्योंकि इस पे बहुत सारी चीज़ें आपने कह भी दी है, क्योंकि जो आपकी बातचीत है उससे ये साफ साफ ऐसा लग रहा है कि कोचिंग कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी एक सवाल को छोटे जवाब के साथ हम आपसे चाहेंगे कि क्या बिना कोचिंग, या फिर जो सिविल सर्विस की तैयारी है वो क्या बिना कोचिंग के हो सकती है? निश्चित रूप से बिना कोचिंग के भी इसकी तैयारी की जा सकती है, और छात्र करते भी हैं, और कई सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने इसको क्रैक भी किया है। कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करता है, पहले इस बात को समझते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट एक आपकी चीज़ों को आसान करके देना है। आपको जिस चीज़ को करने में ज़्यादा समय लगेगा उसको वो आपके लिए कम समय में उपलब्ध करा के देता है। आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कराता है, जिसको नोट्स को बनाने के लिए आपको 5-10 बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको एक बार वो देता है, वो आपका नोट्स प्रिपेयर होता है।
कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए चीज़ों को आसान बना कर देता है, पढ़ना आपको पड़ता है, वो चीज़ों को आपको समझा देगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पढ़ना पढ़ना आपको पड़ता है। इसमें ये एक अकाट्य सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसलिए मैं ये नहीं बोलता हूँ कि निश्चित रूप कि बिना कोचिंग का तैयारी नहीं हो सकता है, तैयारी हो सकता है, सिलेक्शन भी होता है, लेकिन कोचिंग आपके काम को आसान बनाता है। जो ज़्यादा समय में जो चीज़ें हो सकती हैं, उसको कम समय में उपलब्ध करा के देता है। जिन चीज़ों को करने में आपको हो सकता है कि 2 साल, 3 साल लग जाएँगे, आपको 1 साल में करके देगा। और मतलब एक एक और इसी में से एक बात मैं बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि मैंने कई सारे ऐसे छात्रों को देखा है, जो कि पढ़े हैं, हमारे यहाँ से पढ़े, मेरे से पढ़े हैं, और जब उनका सिलेक्शन होता है, तो वो क्या बोल देते हैं कि मैंने सेल्फ स्टडी किया था, ठीक है? अच्छा। और पूरा या मतलब फाउंडेशन कोर्स पढ़ा है, डेढ़ साल, 2 साल कंटिन्यू पढ़ा है, और फिर वो बोलते हैं, और उसके बाद जब सिलेक्शन हुआ तो बोलते हैं कि मतलब मैंने खुद से सेल्फ स्टडी किया था। फिर मैंने उनसे कई बार इस चीज़ को जानने की कोशिश की कि क्या 2 ऐसे कारण हो सकते हैं जब लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने खुद से पढ़ा है। पहला ये कारण हो सकता है कि उनको लगा हो कि मैंने जो भी इस कोचिंग से ग्रहण किया वो बेहतर नहीं था, या दूसरा किसी दबाव में किया गया। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों होता है? तो वो बताते हैं कि जो लोग आते हैं, है ना? अब यहाँ पर मैं आपके ऊपर कटाक्ष कर रहा हूँ। सत्कार जो हाँ, है। वो बोलते हैं कि अगर आप बोलेंगे कि मैंने यहाँ से पढ़ा है, तो व्यूज़ थोड़ा कम जाएगा। अच्छा, तो आप बताइए, सेल्फ स्टडी ये लोग ज़्यादा इसको मतलब इसको ज़्यादा मतलब देखते हैं। आसान रास्ता चुनने की बात है। हाँ, ज़्यादा देखते हैं। हुँ, और अच्छा, तो ये उससे क्या होता है कि जो दूसरे बच्चे हैं, उनको जो कि ऑप्शंस था उनके पास पढ़ने का, वो उसको कहते हैं कि नहीं, मैं खुद से पढ़ने का कोशिश करता हूँ, मैं खुद से तैयारी करता हूँ। उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता है, आस-पास के लोगों का, देखो भाई फलाना तो घर से बैठ के तैयारी कर लिया, तुम्हारा नहीं हुआ, जबकि वो ऐसा था नहीं। हुँ, ऐसे लोगों की संख्या है, लेकिन संख्या कम है। बहुत स्पष्ट बात कही आपने और ये नई जानकारी मुझे मिली एक चीज़। क्या हर बच्चा सिविल सर्विसेज़ लायक नहीं होता? सिविल सर्विस लायक नहीं होता? सिविल सर्विसेज क्या है? पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा। सर्विस सेवा है, ठीक है? अगर आपके अंदर मानसिकता है सेवा करने की, लोगों को सेवा करने की, है ना? समाज की सेवा करने की, तो कैसा ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो उसके लायक नहीं होगा। और हर कोई बस समाज सेवा सब करना चाहता है। अगर मानसिकता आपकी है सेवा करने की, हाँ, यहाँ ना सिविल सेवा और अधिकारी 2 अलग-अलग शब्द हैं, जिनको हम लोग पर्यायवाची शब्द के रूप में उसको यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों विपरीत हैं। सिविल सर्विसेज है, यह सेवा की भावना है। अधिकारी का मतलब होता है कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं और मेरे अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कहना बिल्कुल, चाह रहा हूँ? बिल्कुल। तो जब तक आपके अंदर सेवा की भावना नहीं होगी, आप लोगों के समस्याओं को नहीं समझ पाएँगे, उनके दुःख को नहीं समझ पाएँगे, उनके पेन को नहीं महसूस कर पाएँगे। एक ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति नीचे बैठे व्यक्ति का दुःख दर्द को नहीं समझ सकता है। आपको उस चीज़ को समझने के लिए ग्राउंड रियलिटी पे आना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत, जिसके पास बेसिक नॉलेज है, जिसके पास बेसिक समझ है, अगर वो दृढ़ निश्चय के साथ तैयारी करना चाहेगा तो निश्चित रूप से सफल होगा। नेक्स्ट सवाल सीधा आपके कोचिंग से जो आपके इंस्टीट्यूट है उससे कर लेते हैं कि परफेक्शन आईएएस इस पूरे बाजारीकरण में सबसे अलग कैसे है? देखिए, बाज़ारीकरण की जहाँ तक बात है, तो आप देखेंगे कि हमने आज तक इंटरव्यूज़ के रिज़ल्ट्स को, क्योंकि क्या होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 अलग-अलग होते चरण होते हैं, और इंटरव्यू में का जब चरण होता है, तो उस समय अ, सभी छात्र सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाते हैं और इंटरव्यू देते हैं, मॉक इंटरव्यू देते हैं कि उनका पैनल कैसा है, उनका पैनल कैसा है, वो चाहे वो पढ़ा प्रैक्टिस के लिए। और इसको क्या किया जाता है कि सभी लोगों के द्वारा कि ये मेरा छात्र है, ये मेरा छात्र है, ये मेरा छात्र है। सिर्फ इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू में जाने से? हाँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो मेरा छात्र नहीं है, लेकिन कभी भी हमने जब भी छात्रों को बताया है, कि रिज़ल्ट दिखाया है, तो हमने सिर्फ़ जो क्लासरूम स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट हैं उनको दिखाया है, और बो डंके की चोट पे बोलता हूँ कि ये इस बैच का स्टूडेंट है। मैं बैच नंबर के साथ लिखता हूँ। बैच नंबर 8 के स्टूडेंट अज़हर हैं, बैच नंबर 9 के स्टूडेंट शिवम हैं,
मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ। बैच नंबर 20 का स्टूडेंट संस्कृति है, बैच नंबर इसके स्टूडेंट ये हैं, विराट जो हैं, विराट सुभाष विराट जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है ना, वो किस बैच के हैं मैं बैच के साथ, प्रशांत जो हैं किस बैच के, मैं बैच के साथ इसलिए बताता हूँ। मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ कि ये हमारे स्टूडेंट हैं सिर्फ, मैं उन्हीं छात्रों की बात करता हूँ, है ना, जो कि हमारे यहाँ पुल पढ़े हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू दिए हैं, उनकी ही संख्या मैं छात्रों को बताता हूँ। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये बाजारीकरण के दौर में परफेक्शनाइज जो है वो अन्य इंस्टीट्यूट से डेफिनेटली अलग। हाँ, हम भी बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनके मॉक इंटरव्यूज़ डालते हैं क्योंकि उनका मॉक इंटरव्यू अच्छा होता है, तो अपने चैनल पे डालते हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि ये हमारा फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट है। और रिजल्ट में हम उन्हीं छात्रों को दिखाते हैं जो कि हमारे फाउंडेशन क्लासरूम बैच के स्टूडेंट्स हो। क्या ये कहना सही नहीं होगा कि आपने अचानक से पूरे बिहार में इतने होर्डिंग्स लगा दिए, तो मार्केटिंग को थोड़ा सा आपने बहुत कम्पिटिटिव बना दिया, तो ये प्रतिस्पर्धा जो आपने क्रिएट किया है, इसके पीछे क्या रणनीति थी? देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, ठीक है। अगर आपकी सोच नकारात्मक होगी तो आप सिर्फ नकारात्मक बातों को ही ग्रहण करेंगे। होर्डिंग्स लगाने का जो मोटिव था, मतलब आपने लगाया नहीं ना, मतलब इतना लगाया कि पूरे बिहार के गांव-गांव तक बड़ा-बड़ा होर्डिंग आपका जिक्र। बिल्कुल, इसका मोटिव क्या था वो पहले समझे। वो इसीलिए लगाया गया था कि अब आपको एक ट्रस्ट, एक जो विश्वास था कि बिहार के इंस्टीट्यूट के ऊपर, वो बिल्कुल नहीं था, ठीक है। गांव तक हम लोग पहुंचकर, हर जगह तक हम लोग पहुंचकर हमने लोगों के अंदर एक ट्रस्ट डेवलप किया कि आपको दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहीं पर वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो जिसके लिए आप कहाँ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं और इतने कष्ट को झेलते हैं। तो ये इसका सकारात्मक पहलू है कि लोगों के अंदर एक विश्वास जगाने के लिए, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए कोई ना कोई एक जरिया होता है, कोई ना कोई एक साधन होता है, और उस साधन के तौर पे हमने इसका यूज़ किया। और डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि हमारे आने के बाद यही हमारी सफलता है कि हमारे आने के बाद दिल्ली में माइग्रेशन जो छात्रों का था वो बिल्कुल भी, दिल्ली जाना बिल्कुल बंद हुआ, और बिहार में पटना में आना बहुत सारे बच्चों का शुरू हुआ। नहीं तो मैं 10,000 बच्चे को कैसे पढ़ा पाता। वो बच्चे पहले दिल्ली ही तो जा रहे थे। पहले किसी भी इंस्टीट्यूट में आप 200 बच्चे से ज़्यादा बता दीजिए, 100 बच्चे से ज़्यादा, यहाँ 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो बच्चे दिल्ली जाते थे तो पहले। मतलब ये कह सकते हैं कि आपने एजुकेशनल प्लान को रोका, बिल्कुल। और वो एक बहुत बड़ी सफलता है। बिल्कुल। और वही बच्चे वहां जा करके, और उससे यहाँ के लोगों को भी थोड़ा रोजगार मिला, आसपास के लोगों को, एग्जैक्टली। और उसका और लगभग भी 200 से ज़्यादा हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं, और कई सारे कंटेंट डेवलपर हैं, कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे लोग हैं। नहीं, उसका और भी अप्रत्यक्ष रूप से भी अप्रत्यक्ष उस रूप एरिया में उसका रोजगार होता है, बड़े स्तर पर हाँ, होता है। बिल्कुल। बिल्कुल। अगर हम आज के डेट में तनाव की बात करें, स्ट्रेस की बात करें, जो छात्र छात्र खास करके कंपटीशन की तैयारी तैयारी करते हैं, तो वो कई बार उनको लगता है कि सुबह सोचते हैं कि हो जाएगा, और शाम होते होते लगता है कि नहीं होगा। तो इस जो बात का जो द्वंद्व है कि सुबह लगता है उठने के बाद कि हो जाएगा, और शाम होते होते लगता है कि नहीं होगा, हो पाएगा, तो ऐसे छात्रों को आप कैसे उनको काउंसलिंग देते हैं, कैसे समझाते हैं, कैसे भरोसा देते हैं, जबकि वो आपका कोर्स ज्वाइन भी कर चुके हैं? बिल्कुल। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है। अ, ये जो ऐसे किसके साथ होता है, ये जो आपने बात बोला, ऐसा किसके साथ होता है, किस छात्र के साथ ये ज़्यादा होता है, पहले इस बात को समझने की आवश्यकता है। कई बार क्या होता है कि छात्र स्वतः रूप से किसी चीज़ के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। आपने देखा किसी को कि उसमें उसका सिलेक्शन हुआ, लोग उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और आपको लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए। आपके अंदर उसकी लालसा नहीं थी, इच्छा नहीं थी, लेकिन आपने किसी को देखा और आपने शुरू किया। देखा कि अच्छा उसको गाड़ी से वो आ रहा है, उसके पास 2 गार्ड हैं, है ना? जहाँ जा रहा है वहाँ इज्जत, वहाँ लोग आ रहे भौकाल हैं, टाइट है। वो पूरा भौकाल टाइट है, अजीमो शान शहंशाह करते वो रील्स बना रहे हैं, हाँ, और आपने भी लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए। हाँ। मैं आपको एक बात बोलूँगा, मोटिवेशन जो है ना, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। जो सेल्फ मोटिवेशन होता है ना, हाँ। उसकी कोई सानी नहीं होती। ये जो
भारे वाला मोटिवेशन होता है ना, वो आपको आज मिला है, रात को वो समाप्त हो ही जाएगा, डेफिनेटली समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल, अगर आपके उसकी अंदर एक एक्सपायरी है। हाँ, उसकी एक्सपायरी है, एग्जैक्टली। सही समय पे अगर आपने इस्तेमाल कर लिया कर लिया तो काम का है, नहीं तो आप सोचेंगे कि उसी पे हम हमेशा जिंदा रहेंगे, एग्जैक्टली तो फिर आप नहीं जी पाएंगे। नहीं जी पाएंगे। बिल्कुल, हाँ, आपको मोटिवेशन, आपको एक समय किसी से मोटिवेशन मिला, दैट इज गुड, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद आपको स्वतः रूप से उसको जलाए रखना पड़ेगा। आपने एक बार दीपक में आग लगा दिया, ठीक है, उसको प्रज्वलित कर दिया, और आप उसके अंदर ईंधन नहीं रखेंगे तो क्या वो लगातार जलता रहे? नहीं जलता रहे। तो मोटिवेशन वही है, आपको किसी से मिला, ठीक है, लेकिन आपको उस मोटिवेशनल स्कैम के ऊपर ही नहीं रहना कि फिर अगले दिन कोई और मोटिवेट करेगा आगे चला जाएगा। तब मैं अगले दिन पढ़ूंगा, फिर तीसरे दिन कोई मोटिवेट करेगा तब मैं नहीं, पढ़ूंगा। तब तो फिर आप मोटिवेशनल ट्रैप में चले, ट्रैप में चले जाना, एक्चुअली आप ट्रैप में चले। ट्रैप में चले तो मेरा मानना है कि मोटिवेशन जो है अगर आपको कहीं से मिल रहा है तो लीजिए, लीजिए। बट वो आपको सिर्फ लिफ्ट कर सकता है। जैसे आप Exactly. कभी फंस रहे हैं कहीं हाँ, पे, हाँ, आपका डिमोटिवेशन काम मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो उस समय थोड़ा देर के लिए आपको लिफ्ट कर दिया, बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी पे टिके रहिए, सिर्फ मोटिवेशन से नहीं, तो नहीं हो पाएगा ये। और ये मोटिवेशन भी दो तरह का है, आपको सेल्फ मोटिवेशन जगाना ही पड़ेगा। पड़ेगा। वही उस सेल्फ मोटिवेशन होगा तभी आप सुबह उठ पाएंगे, सेल्फ मोटिवेशन होगा तभी आप डेली पढ़ पाएंगे, सेल्फ मोटिवेशन होगा तभी आप डेली लिख पाएंगे, और सिविल सर्विसेज के लिए लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, वो पुट चाहिए। उत्तर लेखन शैली आपकी सफलता का मार्ग है। वहां पे सोचिएगा कि मोटिवेशन काम करेगा तो नहीं करेगा, आपको चाहे कितना भी बड़ा मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिसिप्लिन सबसे बड़ा फैक्टर है। मोटिवेशन आपको जगा सकता है, आपको चला नहीं सकता। बिल्कुल जगा सकता है, चला सकता है। चलने के लिए आपको ईंधन चाहिए, ईंधन और वो ईंधन आपका डिसिप्लिन, आपका आपकी discipline और आपका खुद का मोटिवेशन, राइट। खुद का मोटिवेशन मुझे लगता है कि हमेशा काम आता है, एग्जैक्टली, और जो भारे का मोटिवेशन है वो सिर्फ समय समय पे कभी काम आता है। समय समय पर कभी ठीक है, काम आता है। तो आप कब डिमोटिवेट होंगे और उस समय आपके पास वो मोटिवेटर नहीं रहा, तब तो फिर आप तो खत्म हो गया। इसलिए सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत है। मोटिवेशन की आवश्यकता है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोटिवेटर की आवश्यकता नहीं है, मोटिवेटर की आवश्यकता है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो उन चीजों के ऊपर प्रकाश डालते हैं जिस पर आप खुली नजरों से नहीं देख पाते। मोटिवेटर होना बेहतर है, लेकिन मैं कहाँ कह रहा हूँ, उस छात्र के लिए कह रहा हूँ बिल्कुल, जो कि सिर्फ उसके ऊपर डिपेंडेंट है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और सेल्फ मोटिवेशन आप एक मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट है, जो आप समझते होंगे कि स्टूडेंट है, तो अगर वो सेल्फ मोटिवेशन में नहीं है तो फिर वो कुछ दिन बाद फिर वो छोड़ देगा। ये अक्सर होता है कि 100 बच्चे तैयारी करने आते हैं, 2 से 3 महीने में वो 50 बच्चे हो जाते हैं वो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर हम कुछ चीज़ों पे बात कर लें तो, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो रहा है ये वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग पूरा देखेंगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है इसमें। अभी के समय में अगर एक छोटा सा निर्णय ले, बहुत सारे एजुकेशन में अभी फॉल्ट है, सिस्टम में, एजुकेशनल सिस्टम में फॉल्ट है। अगर हम बात करें बेसिक एजुकेशन की बात करें, उसमें भी बहुत सारा फॉल्ट है। अगर आपको एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप बिहार के एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या बदलाव करना चाहेंगे? या फिर बीपीएससी भी आपके कंट्रोल में है, क्योंकि आप सीएम है तो सब कुछ आपको कंट्रोल में है, तो क्या बदलाव करना चाहेंगे? शिक्षा के अंदर ना इथिक्स की पढ़ाई को अनिवार्य करना चाहिए। एथिक्स की पढ़ाई को और अनिवार्य हाँ, अनिवार्य करना चाहिए, और उसको बिहेवियर में, है ना, नीति शास्त्र, सारे प्रॉब्लम का जड़ कहाँ है? जब व्यक्ति का नैतिक पतन होता है, वहां से समस्या की शुरुआत होती है। बिल्कुल, तो उस समस्या का समाधान क्या है? उसका नैतिक उत्थान करना। इसी के लिए मैं, अगर मेरे पास ऑप्शन मिला, ऐसे मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, मेरे पास कुछ है नहीं ऐसा, लेकिन मुझे अगर कभी कोई मौका मिला तो मैं नीति शास्त्र के ऊपर, नैतिकता के ऊपर, नैतिकता की पढ़ाई को अनिवार्य करके और उसे आचरण में समावेशित करने का सबसे ज्यादा प्रयास करूंगा, शिक्षकों के माध्यम से और विभिन्न शिक्षा पद्धतियों के। एक सवाल और यहीं पे कनेक्ट हो जाता है, हालांकि उसका जवाब थोड़ा मिला है, लेकिन हम थोड़ा स्पष्ट रूप से वो सवाल कर लेते हैं कि आजकल छात्र जो है पढ़ते कहीं और हैं, मेहनत कहीं और करते हैं, और रिजल्ट आता है तो उसके बाद बुलेट के साथ कहीं और नजर आते हैं, कोई स्कॉर्पियो के साथ, तो आजकल थार वाला भी बाजार चल रहा है। तो इस पे आप लोगों की क्या राय है, क्या है ये सब? देखिए, मैं इस
चीज़ के ऊपर एक ही बात बोलना चाहूँगा कि बच्चे को जहाँ भी लगे, हम्म, चाहे वो ऑनलाइन से पढ़ा हो, ऑफलाइन से पढ़ा हो, हम्म, अगर लगता है उसे कि आपने उस व्यक्ति से एक भी चीज़ ग्रहण किया है, अर्जित किया है, सीखा है, तो निश्चित रूप से आपको उसका पास जाना चाहिए। आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि गुरुदेव, गुरुजी, आपके कारण मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाया। लेकिन किसी चीज़ की लालसा में, किसी चीज़ के लालच में अगर आप इस चीज़ को कर रहे हैं, तो समझिए आप आगे जाकर सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं। अगर आप छोटी सी चीज़ों के ऊपर आप अपनी नैतिकता को त्याग देते हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएँगे, जहाँ आपके पास एक एथिकल डिलेमा होगा, है ना? डिलेमा समझ पा रहे होंगे सारे छात्र भी। आपके पास दुविधा होगी, बिल्कुल। है ना? नैतिक दुविधा होगी और उस नैतिक दुविधा में निश्चित रूप से एक ओर जो है, वो अर्थशास्त्र होगा, अर्थव्यवस्था होगी, पैसे होंगे और दूसरी तरफ आपकी सोच होगी, आपका विचार होगा। और वो जो अर्थव्यवस्था है ना, वो आपको बार-बार बोलेगा, "अरे क्या कर रहे हो? ले लो ले मुझे। लो। तुम्हारे पास मैं आया हूँ, ऐसे कोई छोड़ता नहीं है। तुम इतना साधु संत रह के क्या कर लिए?" और उस समय आपके आस-पास वाले लोग भी कहेंगे, हो सकता है आपके घर वाले लोग भी कह दें कि देखिए आपके साथ ही नौकरी में है, वाइफ़ बोल दे आपकी कि आपके साथ नौकरी में है, देखिए फलाना बाबू इतना बड़ा घर बना लिए, आप क्या आप किए? क्या किए? आप नैतिकता, आप जो ईमानदारी का चोला पहनकर आप क्या कर लिए? लेकिन फिर वही बात आएगी ना कि जब आप सोने की बात होगी, जब आप लास्ट में जब आप खुद पे खुद का चिंतन करेंगे, आकलन करेंगे। आकलन करेंगे, तो उस समय जो आपके पास ना जो नींद होगी ना, वो नींद वो सामने वाले बड़े घर में भी नहीं होगी। आप एक एक बात मैं बोलता हूँ, मेरे घर में लिखा हुआ था, मेरे पिताजी इसको हमेशा लिख के रखे रहते हैं कि घर और मकान में अंतर होता है ना? घर और मकान में अंतर होता है। अंतर। पैसे से घर बनाए, पैसे से मकान बनाया जा सकता है, हाँ। घर नहीं। पैसे से बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं, क्या बात। है ना? पैसे से किताब खरीदा जा सकता है, आपके बुकलेट्स खरीदे जा सकते हैं, विद्या नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप बड़े घर में भी एसी लगा के भी हो सकता है आप रात की नींद को नहीं प्राप्त कर पाएँ, सही से नहीं सो पाएँ और कोई जो है वो खुली आसमान के नीचे भी एक बार सोए तो सीधे उसकी नींद सुबह ही टूटे। इसका डिफ़रेंस है वहाँ पे और इसके लिए नैतिकता का होना बड़ा ज़रूरी। बात बहुत गंभीर बोल रहे हैं, लेकिन आजकल अमल करने वाले इस चीज़ को जो है नज़रअंदाज कर देते हैं। और वैसे ही लोग जब इस तरह की न्यू शुरू में ही अपने नौकरी के शुरुआत में ही जब प्राप्त करते हैं, तो उनकी एक दिशा अलग हो जाती है। और वही कारण है कि निगरानी विभाग जो है अपने काम को करता है और फिर वो उनको भी तो कुछ काम चाहिए रखिए वो। तो वो चीज़ें उसमें। बिल्कुल। क्या आज के इस पूरे दौर में अगर हम देखें, बहुत सारे छात्र आपके यहाँ पढ़ते हैं, बहुत सारे उतार जो एक ट्रेंड चला है करियर बाद में, पहले मतलब ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, क्योंकि आप बहुत गंभीर शिक्षक के रूप में मैं देखता हूँ, आप जब से पढ़ा रहे हैं शुरू से, आज से नहीं, मैं आपको करीब 7-8 सालों से जानता हूँ, जब आपकी शुरुआती जब कोचिंग थी वहाँ से मैं जानता हूँ, और बड़ी निरंतरता के साथ, कोई एक्स्ट्रा ये नहीं, कुछ भी नहीं, क्लासरूम में मैं देखता हूँ बहुत गंभीर रूप से, बड़ा अच्छा लगता है। मैं आज मतलब कैमरे के सामने कर रहा हूँ, लेकिन अंदरूनी से, क्योंकि आज के डेट में जब उतने छात्र किसी के पास होते हैं ना, तो वो अपना दिखावाबाजी दूसरे तरीके से शुरू कर देते हैं। लेकिन बड़ी ही स्थिरता के साथ, बड़ी ही गंभीरता के साथ आप बच्चों से कनेक्ट होते हैं, उनकी जो भावना है उसको समझते हैं। तो क्या इस पूरे प्रकरण में, क्या कोई जब छात्र आपके सामने आता है और जिसको आप देखते हैं कि बड़ा अच्छा छात्र है, शुरुआत से लेकर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अचानक से किसी ट्रैप में, वो मतलब बाहरी वाला जो ट्रैप है जिसको हम लोग खुल के कहते हैं कि लव अफेयर और इन सब चीज़ों में पड़ जाता है, तो वैसे छात्रों को कभी आपने बर्बाद होते हुए देखा? और अगर वैसे छात्र अभी हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? सबसे पहली बात तो आपका धन्यवाद, है ना? कि आपने इन चीज़ों को गहराई से देखा, इसको अनुभव किया कि इतने छात्र होने के बावजूद भी मैं मतलब एक्स्ट्रा इन चीज़ों में नहीं रहता हूँ और ये हमारा यूएसपी है, हमारे किसी भी शिक्षक को आप ऐसा नहीं देखेंगे और गंभीरता, अनुशासन बनाए रखना, ये मैं स्टार्टिंग से रखा हूँ और कई बार इसके कंसेक्वेंसेस भी झेलने पड़ते हैं, कई बार हमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी झेलने पड़ते हैं। बच्चे बोलते हैं कि आप उस तरीके से नहीं पढ़ाते, हँसाते नहीं हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। लेकिन मैंने जो अपने लिए
एक मापदंड आते हैं। मापदंड तैयार किया रखा है, उस मापदंड के ऊपर मैं चलता हूँ और इसके मतलब कम से कम हज़ारों इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं अलग-अलग एग्ज़ाम्स में। और बीपीएससी में तो आप जानते होंगे, बिल्कुल। मैं एक डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि बिहार के किसी भी ज़िले में, किसी भी ब्लॉक में डेफ़िनेटली कहीं न कहीं मेरा छात्र होगा। वो किसी भी रूप में हो सकता है, बीडीओ के रूप में हो सकता है, एसडीएम के रूप में हो सकता है, डीएसपी के रूप में हो सकता है, किसी भी वेलफेयर ऑफ़िसर के रूप में हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर, है ना? इतने छात्र तो निश्चित रूप से मेरे से पढ़ के सफल हो चुके हैं। अक्सर कई बार जाते हुए मिल जाता है, कहीं किसी शादी वगैरह में गए तो वहाँ पे मिल जाते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है। तो ये मेरे लिए यही मेरे लिए सैटिस्फैक्शन की बात है, मैं इसी से खुश रहता हूँ। अगर मैं मतलब एक इतने सारे लोगों को लेकर चल रहा हूँ, बंदूकधारियों को लेकर चल रहा हूँ, तो छात्र तो मेरे से कनेक्ट ही नहीं कर पाएँगे ना, वो उनको खुद ब खुद डर लगेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ और इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, बहुत बार देखने को लगता है कि लोगों को लगता है कि ये लोग क्यों ऐसे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। दूसरी बात, जैसा कि आपने बोला कि अ अ, आपने 2-3 अलग-अलग बात जी। बोली, ठीक है। पहला आपने बोला कि अगर वो प्रेम में चला जाता है ना? या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो है उसमें चला जाता है। तो मैं इसमें कहना चाहूँगा कि अ, आपके लिए जो समय है, आपने जिस चीज़ के लिए अभी खुद को तैयार किया है, आपको उस पर डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ कि वो गलत है या सही, समय सही नहीं है, हर चीज़ का एक टाइम है, टाइम है। तो जिस टाइम में जो करना है वो कीजिए। वो कीजिए। वो समय सही नहीं है, वो गलत नहीं है या वो सही भी नहीं है। वो उसका समय है, उस समय के साथ आप उसको करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप वो भी जीवन का एक पार्ट है, वहाँ पर भी आप सफल होंगे, सुकून के साथ रहेंगे, आप अपने पार्टनर के साथ। लेकिन अगर आपने अगला 1.5 साल, 2 साल खुद को इस चीज़ के लिए दिया है कि मुझे अगले 1.5 साल, देखिए जब भी आदमी बैठता है ना अकेले में, तो वो सोचता है कि अगले 2 साल के बाद मैं खुद को कहाँ देखता हूँ। निश्चित रूप से आप भी बिल्कुल। देखते हो कि तो उस समय उसने अगर सोचा कि अगले 2 साल के बाद मैं अपने आप को एक डीएसपी के रूप में देखता हूँ, ठीक है? और उस समय फिर उसके लिए 1.5 साल का समय है उसके पास, और 1.5 साल में अगर वो सही से करेगा तो निश्चित रूप से वो उस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लेकिन उस 1.5 साल में आपने इन चीज़ों को इंक्लूड कर दिया, तो डेफ़िनेटली क्या होगा, आप अपने टारगेट्स को नहीं अचीव कर पाएँगे। वो 1.5 साल के बदला 3 साल होगा, अगर आपने और इसमें कम गंभीरता दिखाई तो वो 5 साल हो सकता है, वो अनंत भी हो सकता है, कि आप कभी भी उस चीज़ को, लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सके। तो कोई भी चीज़ गलत या सही नहीं होता है, ये सब कुछ समय, परिस्थिति पर निर्भर करता है, परिधि पर निर्भर करता है, समय पर, काल पे निर्भर करता है कि आप उसको कैसे दें। तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि आपके अपने निजी जीवन से भी हो सकते हैं, कुछ और रैपिड फायर में थोड़ा-सा हम लोग कुछ सवाल पूछते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है, सुबह उठते ही सबसे पहली चीज़ आप प्रतिदिन क्या करते हैं? जो आपके रूटीन में है और बहुत इम्पोर्टेंट है? न्यूज़ देखना, न्यूज़ पढ़ना, ठीक है? और ये लगभग कई सालों से होता आ रहा ओके। है ना? और बेसिकली लगभग 10 सालों से जो है द हिंदू का ऐप, पहले तो पेपर पढ़ते थे, अब वो ऐप को सबसे पहला उठने के साथ वो स्क्रॉल करना, ये डेली का काम। द हिंदू की ऐप पर, ओके। कभी क्लासरूम में आपको बहुत गुस्सा आया हो, मन किया हो कि आज इस लड़के को बहुत पीटने का मन कर रहा है या कुछ मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो उस समय अपने गुस्सा पे कैसे काबू पाते हैं और उस छात्र को फिर समझाते भी कैसे हैं? देखिए, ये तो मनुष्य का स्वभाव है, गुस्सा आता है, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि छात्र है वो, हुँ। तो वो गलतियाँ करेगा। और हम भी जब थे तो हम भी गलतियाँ करते थे। तो अगर आप ये चीज़ जैसे ही सोच लेंगे कि हम अगर यहाँ रहते तो क्या मेरे से गलती नहीं हो सकता था, हुँ। तो फिर आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। और फिर गुस्सा आता है, बहुत बार गुस्सा आता है, तो फिर मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, गुस्सा आने पे पढ़ाना हाँ, शुरू कर देते। फिर मैं कंटेंट को थोड़ा-सा वहाँ से वो बात को छोड़कर मैं टॉपिक पे चला जाता हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो शांत हो जाता है। आपकी लाइफ की कोई ऐसी फ़िल्म जिसे आप बार-बार देखना पसंद करते हैं और वो आपको बहुत इंस्पायर करती है? है, बहुत सारी। 2-3 ऐसी मूवीज़ हैं, ठीक है, जो कि मैं बच्चों को भी बार-बार बोलता हूँ कि आपको देखना चाहिए, और उससे बहुत चीज़ों को आप सीख सकते हैं कि क्या-क्या किया जा सकता है। जैसे अ, एक मूवी आई थी न्यूटन, आपने अगर नाम सुना होगा, कि कैसे नक्सली एरिया के अंदर जाकर, है ना, एक
सिंगल बोट के लिए कैसे सिस्टम से लड़के कैसे ये काम होता है, ठीक है। फिर एक मूवी थी ए वेडनेसडे, है ना। तो ये सब ऐसे कुछ मूवीज़ हैं जो कि ए वेडनेसडे मैंने बहुत बार देखी, बहुत बार मल्टीपल टाइम्स मैंने देखा है। और वहाँ पे आम जीवन की समस्याओं को देखकर, आम लोगों की बातों को सुनकर, एक आम व्यक्ति के अंदर क्या-क्या गुस्सा हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है, तो वो अच्छा लगता है। अगर आप किसी फिल्म का और डायरेक्ट एक और चीज़, पान सिंह तोमर, एक मैं भूल गया था। अच्छा जी। पान सिंह तोमर और एक वो मांझी, ठीक है, द माउंटेन मैन, ये 3-4 मूवीज़ हैं, मैंने कई बार देखा है। पान सिंह तोमर मूवी जो है ये भी बड़ी अच्छी मूवी थी, जिसमें संघर्ष को दिखाया गया है और बारीकी से दिखाया गया है कि कैसे आप चीज़ों को बेहतर करना चाहिए, या जब आपके पास संसाधन नहीं उपलब्ध होते हैं तो आपकी प्रतिभा भी छुप जाती है। अगर आपके पास संसाधन उपलब्ध होते हैं तो कैसे प्रतिभा निकल कर आती है, बहुत सारी बातें इन चीज़ों में बताई। अगर आप किसी फिल्म के डायरेक्टर होते तो उस फिल्म का नाम क्या होता? निश्चित रूप से ये शिक्षा से ही संबंधित होता, क्योंकि काफ़ी दिनों से, लगभग 10 साल से मैं हूँ यहाँ पे, है ना। तो ये शिक्षा शिक्षा ही इसका नाम भी जो या होता फिर है परफेक्शन ही फिल्म का नाम हो सकता है? शिक्षा से ये ज़्यादातर होता है। ओके। अगर परफेक्शन आई इसको एक शब्द में अगर आपको बताना हो, समझाना हो, तो क्या वो शब्द हो सकता है? कमिटमेंट। कमिटमेंट। स्टूडेंट ज़्यादा डरते हैं आपसे या इंटरव्यू से? डेफिनेटली मेरे से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स डरते नहीं हैं। मैं बस एक ही बात बार-बार मैं छात्रों को बोलता हूँ कि आपको अ, जो काम करने हैं बस बस आप उसको कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आज मुझे नहीं पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, आप चले जाइए। छात्र मेरे से डरते-वरते नहीं हैं, ये बिल्कुल नहीं। डेफिनेटली एंग्ज़ायटी ऑब्वियस सी बात है, जब इंटरव्यूज़ होते हैं तो एंग्ज़ायटी छात्रों के मन में होती है, ज़्यादा वो परेशान होते हैं। लेकिन मेरे से छात्र डरते नहीं हैं, अगर डरेंगे तो फिर वो प्रश्न नहीं पूछेंगे और फिर वो मैं अपने शिक्षक शिक्षक धर्म का पालन नहीं करता हूँ। कभी किसी छात्र को मारा है आपने आज तक? बिल्कुल नहीं, मारने की तो बात नहीं है। मैं तो जब गुस्सा भी होता हूँ तो उनको और अच्छे-अच्छे शब्दों के साथ सर, मैम ऐसे करके मैं संबोधित करता हूँ, ठीक है ना? कि मारने का तो सवाल ही नहीं है, बट ये एक कटाक्ष होता है, हाँ। ठीक है? कि आप अपनी जो गलतियाँ, उन गलतियों का सुधार करें। ये यहाँ पर बच्चे नहीं हैं कि आप मारकर उनको सुधार सकते हैं। ये पके हुए पेड़ हैं, ठीक है? पके हुए फल हैं। इनको आप उनको यह एहसास कराकर, महसूस कराकर इनको ठीक कर सकते हैं, उनको आप उस वापस रास्ते पे ला सकते हैं। अगर क्या कभी किसी छात्र को या छात्रा को आपने क्लासरूम में सोते हुए पकड़ा है? हाँ, मुझे तो सीधे दिख जाता है हाँ। कि वो सो रहा है। ये पता नहीं मेरे पास एक भगवान ने एक्स्ट्रा कुछ दिया है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और उसमें अगर कोई इधर से उधर देखता है तो वो मुझे दिख जाता है सीधे। तो फिर से मैं वही करता हूँ, है ना, कटाक्ष करता हूँ कि आप जाइए, सोइए, कल पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ये पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है। हाँ। तो फिर छात्र खुद ब खुद उनकी नींद दूर-दूर तक चली जाती है, फिर वो उस समय सोने का तो छोड़िए, रात में भी उनको नींद नहीं आती होगी। एक तो सीएम वाला मैंने पूछ लिया है, लेकिन एक उसमें से थोड़ा-सा और ऊपर में आ जाते हैं कि अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो पहला फैसला आप क्या लेंगे? अ, अब प्रधानमंत्री के तौर पे बहुत सारे कार्य करने होते हैं। जैसे आपने शिक्षा वाला पूछा था तो वो मेरे लिए ज़्यादा आसान था। प्रधानमंत्री के तौर पे आपको कई सारे फैसले लेने होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, आंतरिक, और शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। तो डेफ़िनेटली जो सबका साथ, सबका विकास, समावेशी विकास की जो अवधारणा है, और आप मुझे एक दिन के लिए ही क्यों बनाना चाहते हो? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है ना? कि एक मतलब ऐसा कार्य किया जाए हाँ, और जो उसी लंबे समय तक रहे, है ना? आपने सुना होगा कि पहले एक नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। फिर एक नारा आया, सबका साथ सबका विकास। तो ऐसे ही किसी सोच के साथ कि देश में गरीबी ना रहे, देश में भुखमरी ना रहे, और सभी व्यक्ति अपनी जो एक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को तो किसी तरीके से फुलफ़िल कर सके। इसी के साथ नीति का निर्धारण मैं करना चाहूँगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना।
सर बहुत बहुत धन्यवाद चंदन सर, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने आज के इस पॉडकास्ट में दिया है। मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देखें या यहाँ तक जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, अगर वो देखे होंगे तो निश्चित तौर पे बहुत सारी बारीकी से आपने जानकारी दी। सब कुछ बहुत ही सहज स्वभाव और सहज भाव से आपने सब कुछ अच्छे शब्दों में सब कुछ समझाया है। आपने अपना कीमती समय दिया। आपने इस मंच पर आकर के मैं आज कह सकता हूँ कि आपने इस मंच के सम्मान को मान को बढ़ाया है। इसके लिए आपका तहे दिल से हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से शुक्रिया है। आपका भी धन्यवाद। मैं अंतिम जब एक क्लोजिंग वर्ड से उस समय मैं छात्रों को कहना चाहूँगा कि देखिए, आप सभी लोग लाइफ में कुछ भी हो जाए, है ना, रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि मैंने ये काम नहीं किया है। इसलिए असफलता मिल सकती है ना, लेकिन अगर आप पूरी तन्मयता के साथ कार्य करेंगे और उस समय अगर आप सफल नहीं होंगे तो आपको रिग्रेट नहीं होगा। ठीक है, फेल्योर पेन देता है, मैं फिर से बोलूँगा, फेल्योर पेन देता है, लेकिन रिग्रेट सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। तो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। फेल्योर अगर फेल्योर ओवरऑल नहीं होता है, किसी एक टाइम के लिए हो सकता है, और हो सकता है कि डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ और ही डिसाइड किया हो। जिस समय यूपीएससी मेरा नहीं हुआ उस समय मुझे भी लग रहा था कि कुछ नहीं है, बट आज जब बहुत सारे लोग मिलते हैं तो बोलते हैं कि सर अच्छा ही हुआ कि नहीं हुआ। तो फेल्योर पेनफुल होता है, अगर आपका हो जाता तो इतने लोगों का नहीं होता। होता। तो फेल्योर पेनफुल होता है, लेकिन रिग्रेट लाइफ में नहीं होना चाहिए। मुझे कभी रिग्रेट नहीं रहा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पूरे जितना मैं कर सकता था मैंने पूरा एनर्जी दिया, पूरा टाइम दिया, पूरा मेहनत दिया। अगर नहीं हुआ पाना था, डेस्टिनी में नहीं था, तो फिर मैं इसी फील्ड में रहा। और अगले दिन से आप किसी से पूछ सकते हैं, सिलेक्शन के अगले दिन से मैंने इस फील्ड में काम करा। मतलब मेरा रिजल्ट आया उसके अगले दिन से मैंने इस फील्ड में काम करना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास एक क्लियर कट विजन था कि ये करना है यहाँ। तो फेलियर कुछ नहीं होता है, आपको बस रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं अगर उस दिन ये कर लिया रहता तो ये होता। और आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, आपने इतनी सहजता के साथ, इतनी समय के साथ मुझे सुना, है ना। मैं उतनी तर्क भरक बातें तो बोलता नहीं हूँ, फिर भी आपने सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और विशेष रूप से आपका राकेश जी हार्दिक धन्यवाद, जो आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।